स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम। यहां पे जो डे लिखा हुआ है ना, ये अर्थ डे है, ठीक है। यहां पे पृथ्वी दिवस है, तो यहां पे कौन सा जो यूनिट है वो नहीं है, बताइए जी फटाफट से। मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर और बाकी जगहों के ऊपर क्लास शेयर कर दूं, सो डैट बाकी बच्चों को एक नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है, कि हमने क्लास स्टार्ट कर दी है। और बाकी जहां पे भी तुम लोगों ने शेयर करनी होती है फटाफट कराओ, ओके। तो यहां पे कौन सा यूनिट नहीं है, देखिए ट्रॉपिकल ईयर वर्ड का मतलब क्या होता है, वही 365 1/4 वाला जो पार्ट होता है वो होता है ट्रॉपिकल ईयर। इसका मतलब ये होता है कि इस टाइम में जो सन है वो अपनी पोजीशन के ऊपर वापस आ जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड टाइम इज नॉट द यूनिट ऑफ द नेचुरल टाइम, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका BC ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर होगा तुम्हें जी। अब यहां पे लूनर मंथ है, लूनर मंथ का मतलब क्या है कि मून जो है अपनी पोजीशन के ऊपर वापस आ जाएगा, सारे फेजेस को क्रॉस करके, फुल मून, हाफ मून, ठीक है, और ये सारी चीजें क्रॉस करके, हाफ फेज, पूरे के पूरी चीजों को क्रॉस करके आ जाएगा और 29 डेज प्लस दिन में वापस आता है आपका लुनार मंथ, ठीक है। 29 डेज, 12 घंटे 44 मिनट, ये सब चीजें देखने को आपको मिलती हैं। और अर्थ डे का मतलब क्या है कि पृथ्वी एक चक्कर लगाती है सूर्य के इर्द गिर्द, तो वो कितने टाइम में लगाती है अपना, जो सूर्य के इर्द गिर्द, और प्लस रेवोल्यूशन लगाती है सूर्य के इर्द गिर्द, अपनी एक्सिस के ऊपर भी जो है रोटेट करती है, एंड दैट इज 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड समथिंग कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहां पे क्या है जी, आपका अर्थ डे, एक चक्कर लगाना धरती के लिए, तो वो होता है आपका अर्थ डे। तो अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूनिट कौन सा नहीं है, तो वो कौन सा यूनिट नहीं है, हमारा C ऑप्शन। कोई स्टैंडर्ड टाइम वर्ड का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो ये देख लेना आप लोग। चलिए जी आगे बात करते हैं। क्लाउड्स आर द रिजल्ट्स ऑफ, जो बादल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, देखिए जी इवेपोरेशन से तो बनेंगे, इवेपोरेशन से तो बनेंगे ही बनेंगे, पॉइंट समझ में आया। दे आर द रिजल्ट ऑफ द इवेपोरेशन, नहीं एक सेकेंड को, क्लाउड्स आर द रिजल्ट्स ऑफ, पहले तो आपको दिखाता हूं क्लाउड्स, तो यहां पे हैं क्लाउड्स, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझना है क्या होता है कि पानी जो होता है वो इवेपोरेट करता है, वाष्प बनते हैं, और वाष्प आगे मॉइस्चर लेते हैं और जाके फिर आपका कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, और ये वाष्प बादल पानी में कन्वर्ट होते हैं, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं, एंड देन उसके बाद क्लाउड्स बनते हैं। बट हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इवेपोरेशन हेल्प्स, बट इवेपोरेशन के कारण जो है आपका बादल नहीं बनते, ये ध्यान रखना है। इवेपोरेशन हेल्प्स, लेकिन ये नहीं बनेगा। नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, ये क्या होता है कि जब आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो कितना टेम्परेचर कम होता है, 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता चला जाता है, वो होता है नॉर्मल लैप्स रेट। कैटाबेटिक लैप्स रेट नहीं होता, एडियाबेटिक होता है। एडियाबेटिक ये भी नहीं बनेगा। एडियाबेटिक लैप्स रेट का मतलब क्या होता है, एडियाबेटिक का मतलब ये होता है कि जो हवा होती है वो कंप्रेस या आपकी एक्सपैंड करती है, वो कैसे, एलिवेशन से, मतलब जैसे जैसे अगर आप हवा ऊपर जाती है वो कंप्रेस करती है या वो खुलती है, तो वो होता है आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट। कंडेंसेशन का प्रोसेस अभी मैंने आपसे बात करी है, तो कंडेंसेशन का प्रोसेस से जो है वो आपका क्लाउड्स बनेंगे, तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका D ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर D। चलिए, इनमें से हॉटस्पॉट्स बताने हैं इंडिया में कहां पे देखने को आपको मिलते हैं। हॉटस्पॉट्स का मतलब यह होता है कि जहां पे आपकी बायोडायवर्सिटी मतलब जैविक विविधता सबसे ज्यादा होगी, और वो पर्टिकुलर स्पीशीज उसी एरिया में देखने को आपको मिलेगी, तो दैट मींस एंडेमिक सिचुएशन का काम भी वहां पे देखने को हमें मिलेगा, एंडेमिक भी होगा और वहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। और इंडिया में जो है आपके 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें ऑप्शन आपका वेस्टर्न घाट है, ये आपका आंसर बनेगा D ऑप्शन। वेस्टर्न घाट तो है ही है, इसके अलावा कौन से हैं जी, आपके ईस्टर्न हिमालयाज हैं, इंडो बर्मा वाला पार्ट है, और सुंडालैंड वाला पार्ट है, तो ये 4 जो हैं आपके बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ये नाम याद रखना, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयाज, इंडो बर्मा और सुंडालैंड वाला पार्ट, तो ये 4 जो हैं हमारे क्या हैं
हॉटस्पॉट्स हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। अरावली हिल्स की अगर मैं बात करता हूं, ये हमारी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दैट इज आपका गुरु शिखर। ये गुरु शिखर कहां पे देखने को मिलती है? ये हमें देखने को मिलती है राजस्थान में। क्लियर। ईस्टर्न घाट की बात करें, इसकी सबसे ऊंची चोटी दैट इज, वैसे तो जिंदगाड़ा होती है, जिंदगाड़ा ऑप्शन में नहीं आता तो महेंद्रगिरी टिक करना है। और इन ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां पे मिलते हैं आपके, उस चीज को हम क्या कहते हैं? दैट इज ब्लू माउंटेन्स। और ब्लू माउंटेन्स का मतलब क्या हो गया? दैट इज नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स। क्लियर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा, दोदा बेटा। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। और वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनायमुड़ी, अनायमुड़ी। ठीक है, अन्नामलाई हिल्स के पास देखने को आपको मिलती है। इंडो गंजेटिक प्लेन का मतलब क्या है? जो उत्तर प्रदेश हरियाणा वाले पार्ट आते हैं, वो जो है आपका वो इंडो गंजेटिक है, जहां पे इंडस और गंगा का पानी आता है। और यहाँ पे सबसे उपजाऊ भूमि देखने को आपको मिलती है, एंड दैट इज एलुवियल सॉइल, क्योंकि इंडिया के 40% एरिया में एलुवियल यानी कि जलोढ़ मिट्टी देखने को हमें मिलती है। इरिगेशन की सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जिसके कारण जो है यहाँ पे खेती वगैरह अच्छी खासी हो जाती है। चलिए जी आगे बात करते हैं। बेसिक लैंडफॉर्म क्या है? बेसिक लैंडफॉर्म क्या है? बेसिक लैंडफॉर्म का मतलब क्या है? जब वॉल्केनो आता है, ठीक है, जब अंदर से पायरोक्लास्टिक मटेरियल जितने भी ये निकल है, आयरन है, अंदर धरती के अंदर इतना कुछ चलता रहता है लिक्विड फॉर्म में, तो वो जो फट के बाहर आता है, वॉल्केनो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वो वॉल्केनो जब आता है तो इस तरीके की शेप आती है, तो ये आपका सबसे बेसिक जो है क्या है? लैंडफॉर्म है। तो दिस इज अ बेसिक लैंडफॉर्म। यहां पे बेसिक लैंडफॉर्म क्या है? दैट इज कॉल्ड वॉल्केनिक कोन। वो सबसे ज्यादा जो है आपका बेसिक लैंडफॉर्म देखने को हमें मिलता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे जी दिस इज अ बेसिक लैंडफॉर्म, वॉल्केनिक कोन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, ये ध्यान रखना है। अगर यहां पे बात करूं रेजिडुअल माउंटेन्स की, माउंटेन्स खड़ी हुई हैं, हवा, टेम्परेचर, पानी का वहां पे प्रेशर पड़ा, ठीक है, और बाद में उस माउंटेन्स के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ, जो अवशेष रह गए तो वो होती हैं आपकी रेजिडुअल माउंटेन्स, इस तरीके से। और इट्स मोनाड नॉक, इसका मतलब क्या है? ये एक आइसोलेटेड हिल है, ये एक आइसोलेटेड हिल है, मतलब बाकी जगह जगह के ऊपर कोई हिल नहीं है, ये एक अलग से अपनी हिल देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं मोनाड नॉक के नाम से जानते हैं, जो अलग हिल्स देखने को हमें मिलती हैं। और यहां पे है वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स तो तुम्हें पता है कि ओवर हैंगिंग जो हार्ड रॉक है, पानी के प्रेशर से वो टूट जाती है और पानी नीचे गिरता रहता है यहां पे। और जो ये वाली चीज होती है ये, ठीक है, ये आपका स्ट्रेस कम मतलब बियर करती है, और धीरे धीरे पत्थर वगैरह टूटते रहते हैं, और एट द एंड ये पानी ऐसे नीचे रहता है। तो दिस इज ए वाटरफॉल। चलिए जी आगे बात करते हैं। यहां पे क्या है? मैक्सिमम कोस्टल इरोजन इज कॉज्ड बाय। कोस्टल इरोजन का मतलब जो कोस्ट होती हैं, जो समुद्री तट होता है, वो उसका इरोजन होना। इरोजन का मतलब क्या होता है कि जहां पे लेट सपोज कि यहां पे कोई लेयर है, लेट सपोज दिस इज अ कोस्टल लेयर, यहां पे कुछ भी इफेक्ट पड़ रहा है, वेव्स का, करंट्स का, टाइड्स का, सुनामी का, तो अगर यहां से कोई चीज टूट रही है, जहां से कोई चीज टूट रही है, ये चीज टूट के जो है एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम कोस्टल इरोजन किसके कारण होगा? ये सारे इफेक्ट्स जो हैं ये कॉज करते हैं आपके, ये आपकी कोस्टल इरोजन करते हैं, जिसमें आपका वेव्स भी आता है, टाइड्स भी आता है, करंट्स भी आते हैं, सुनामी भी आती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो करता है वो कौन करता है? वेव्स, लहरें। आंसर नंबर क्या बनेगा जी? आपका ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं करते, बाकी भी करते हैं। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। वेव्स करती हैं, लहरें सबसे ज्यादा जो हैं कोस्टल एरिया को इरोड करती हैं। हमारे इंडिया का जो मेनलैंड वाला हिस्सा है, ये 6100 किलोमीटर का एरिया है। अगर हम लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार को लगा दें तो 7516.6 किलोमीटर का एरिया यहां पे बन जाता है, मतलब कोस्टल लाइन बन जाती है। ठीक है। टाइड्स जो होती हैं, वो आपकी जो टाइड्स आती हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ के कारण भी आती हैं, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ के कारण, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो मून की लगती है धरती के ऊपर, उसके कारण भी आती हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। जो सुनामी वर्ड है एक, वो जापानीज वर्ड है। सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? हार्बर वेव। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। सुनामी का सीन ये होता है, जैसे दूर होती है तो आपको लगती क्या है कि
थमी हुई है, लेकिन जैसे 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 वो कोस्टल एरिया के पास आ जाती है उसकी हाइट एकदम से बढ़ जाती है, वो होती है सुनामी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? आंसर इसमें क्या बनेगा जी? ए इज द करेक्ट आंसर। जब भी कोस्टल इरोजन होता है तो ये वाले जो फीचर्स होते हैं ये बनते हैं आपके, बीच बन गई, सी क्लिफ बन गया, सी के बन गई, सी आर्च बन गई, टेरेस बन गया, बे बन गया, ये सब चीजें आपकी बनती हैं जब वहां पे वेव्स जो हैं टकराती रहती हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए जी आगे बात करते हैं। लोएस्ट जो लेयर है एटमॉस्फेयर की वो आपको बतानी है कि क्या है। देखिए जी, अगर हम धरती से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको 5 लेयर दिखती हैं। पहला है ट्रोपोस्फियर, शोमंडल जिसे कहते हैं। यहां पे सारे क्लाउड्स फिनोमिना, रेनफॉल फिनोमिना, सब कुछ नेचुरल फिनोमिना यहां पे देखने को मिलते हैं। जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्ट्रेटोस्फियर, जहां पे आपकी ओजोन लेयर भी देखने को आपको मिलती है। स्ट्रेटोस्फियर में जेट प्लेन्स वगैरह आपके चलते हैं, जहाज वगैरह यहां पे चलते हैं। ओके, और यहां पे ओजोन लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। ओजोन की जो थिकनेस होती है उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट होते हैं उसे हम डॉप्सन यूनिट के नाम से जानते हैं। फिर थोड़ा सा ऊपर और जाते हैं तो मीजोस्फीयर, कोल्डेस्ट एरिया आपका आ जाता है। फिर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं थर्मोस्फीयर, सबसे हॉटेस्ट जोन देखने को आपको मिल जाता है। फिर सबसे ऊपर और जाते हैं तो एक्सोस्फीयर, यानी कि स्पेस वाला एरिया हमें नजर आ जाता है। तो ये सारी की सारी लेयर्स हमें इस तरीके से देखने को मिलती हैं। तो यहां पे सबसे लोएस्ट लेयर क्या होगी जी? आपकी ट्रोपोस्फियर देखने को हमें मिलेगी। शोमंडल देखने को आपको मिलेगा जो कि हमें बात करता है क्लाउड्स, रेनफॉल, नेचुरल फिनोमिना के बारे में। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? डी ऑप्शन बनेगा। आइनोस्फीयर को थर्मोस्फीयर कहते हैं, ये याद रखना, सबसे हॉटेस्ट लेयर है ये। चलिए जी आगे बात करते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इज नियरली, जो सर्कमफ्रेंस होता है धरती का वो किसके बराबर होता है? वो होता है 40,075 किलोमीटर। 44075 किलोमीटर का आपका सरकमफ्रेंस होता है। सरकमफ्रेंस का मतलब सराउंडिंग, ठीक है? तो आंसर इसमें बनेगा नियरली इक्वल टू द 40,000। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी। क्लियर हो गया तुम्हें? अब यहां पे क्वेश्चन यहां पे ये है, ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें कि आपका जो सरकमफ्रेंस है ये देखो 40,008 यानी कि 24860 माइल्स, ये पोलर सरकमफ्रेंस है, ये ध्यान रखना। मैं लिख देता हूं यहां पे, अगर पिक्चर नहीं तुम्हें दिख रही होगी। 40,008 किलोमीटर जो है आपका पोलर एरिया का सरकमफ्रेंस है, और इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस कितना है? 40,075 किलोमीटर सरकमफ्रेंस है। क्लियर? ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी आ सकता है अलग से भी। ओके, अगर मैं बात करता हूं ये 0 डिग्री की, 0 डिग्री जिसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर के नाम से जानते हैं। विषुव रेखा, भूमध्य रेखा, ये वर्ड यूज किए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? विषुव रेखा कहते हैं इसको। और यहाँ का जो डायामीटर होता है वो होता है 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर। अगर मैं इसका हाफ करूं तो 6,378 किलोमीटर जो है आपका इक्वेटर का रेडियस बन जाता है, ठीक है? इक्वेटर का रेडियस। अगर हम पोल्स की बात करते हैं तो पोल्स में है जी आपका 12,714 किलोमीटर आपका डायामीटर है। और रेडियस की अगर मैं बात करता हूं तो 5 कितना बन जाएगा? 6357 किलोमीटर, 6357 किलोमीटर। तो इसका मतलब जो पोल है, पोल आपका रेडियस कितना कम हो गया? 21 किलोमीटर शॉर्ट हो जाता है इक्वेटर से। ध्यान रखना है, पोल का रेडियस 21 किलोमीटर शॉर्ट हो जाता है इक्वेटर से। तो ये याद रखने वाला पार्ट है। तो भाई पोलर सरकमफ्रेंस भी बता दिया, इक्वेटर सरकमफ्रेंस भी बता दिया, इक्वेटोरियल डायमीटर भी बता दिया, पोलर डायमीटर भी बता दिया, रेडियस भी बता दिया। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? अब ये जो हम बात करते हैं 0 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कोई भी बात करते हैं, ये होते हैं लैटिट्यूड्स। क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स होते हैं। और लैटिट्यूड मतलब लंबी लाइनें, लेटी हुई लाइनें इस तरीके की। और दो लैटिट्यूड के बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, ये भी आपको याद रखना है, 111 किलोमीटर का। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जो करंट है वो आपका एसोसिएट नहीं करता? किसके साथ? पैसिफिक ओशन के साथ लिंक नहीं करता। पैसिफिक ओशन जो सबसे बड़ा ओशन है आपका, ठीक है? और यहां पे आपको रिंग ऑफ फायर भी देखने को मिलता है। रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या होता है? जहां पे बहुत बड़े अर्थक्वेक वगैरह देखने को मिलते हैं, वॉल्केनोज वगैरह देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है?
तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि इनमें से कौन सा जो ओशियानिक करंट है आपका पैसिफिक ओशन के साथ लिंक नहीं करता। अच्छा, पैसिफिक ओशन की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच इज मेरियाना ट्रेंच, ठीक है, मेरियाना ट्रेंच उसे हम कहते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, याद रखनी है सब चीजें तुम लोगों को ये। जी जी, और ये ओशियानिक करंट क्या होता है? पानी का मूव होना ओशियानिक करंट होता है। नाउ द क्वेश्चन इज यहाँ पे कौन सा करंट है? अगर मैं कैनरीज करंट की बात करता हूं तो ये फ्लो करता है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मूव करता है ये, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कुरुशियो करंट की तो ये जो है ये आपका ये पैसिफिक एनालॉग है आपका, पैसिफिक एनालॉग है कुरुशियो करंट गल्फ स्ट्रीम का, गल्फ स्ट्रीम का, ठीक है ना, उसका एनालॉग है बिल्कुल। हम बोल्ट करंट आपका देखने को मिलता है साउथ अमेरिका में, ये भी पैसिफिक ओशन है। कैलिफोर्नियन करंट ये भी पैसिफिक ओशन देखने को हमें मिलता है। ओके, तो यहां पे जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? कैनरीज करंट इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर 1 जी, आंसर नंबर 1। अगर मैं यहां पे बात करता हूं यहां पे हमबोल्ट करंट की, हमबोल्ट करंट जो है इसे हम पेरुवियन करंट के नाम से भी जानते हैं, पेरुवियन करंट, और ये आपका वार्म ओशन करंट देखने को हमें मिलता है। और कुरुशियो करंट इज आल्सो द वार्म ओशन करंट, कुरुशियो और जो है आपका वार्म ओशन करंट देखने को हमें मिलता है। सॉरी उल्टा हो गया, एक सेकेंड। सो यहां पे ये कोल्ड ओशन करंट है, ठीक है, और कैलिफोर्नियन इज आल्सो द कोल्ड ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट। लेकिन जो कुरुशियो है वो आपका जो है दैट इज द वार्म है, और कैनरीज क्या है? कोल्ड ओशन करंट है, कोल्ड ओशन करंट है कैनरीज। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ओके, तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है? ए, कैनरीज इज द राइट वन, आंसर नंबर ए। यहां पे देख लो जी, ठीक है, ये देखिए जी, ये है गल्फ स्ट्रीम, क्लियर, गल्फ स्ट्रीम वाला पार्ट है आपका, और कुरुशियो वाला हिस्सा है ये आपका क्या है? दैट इज वार्म ओशन करंट है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैलिफोर्नियन करंट है, ये आपका कोल्ड ओशन करंट हो गया है। और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे ये है आपका पेरुवियन करंट जिसे हम बोल्ट करंट के नाम से जानते हैं। एक और था कैनरी, कैनरी करंट, ये है कैनरी करंट। अब यहाँ पे एक चीज मैं एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट वाली चीज बताता हूं, यहाँ पे जो गल्फ स्ट्रीम है ये वाली, ठीक है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे कैनरीज करंट है, नॉर्थ अटलांटिक करंट है। यहाँ पे एक नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये करंट द्वारा एक सी बनाया जाता है, उस सी को हम क्या कहते हैं? उस सी को हम कहते हैं सारगासो सी। ये पेपर में आता है, सारगासो सी एक ऐसा सी है जिसकी कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है। ये फिर हम सारगासो सी के कैसे कहते हैं? क्योंकि उसके करंट द्वारा जो है वो बना दिया जाता है, करंट द्वारा बना दिया जाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका क्या बनने वाला है? आंसर नंबर ए, कैनरीज करंट इज द करेक्ट वन। चलिए जी आगे बात करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन ऑन द 21st ऑफ मार्च मिड नून इज, 21 मार्च को मिड नून में क्या देखने को हमें मिलता है? पहली बात तो उस दिन चलता है वर्नल इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है, और स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ये इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? डे और नाइट इक्वल होते हैं 12-12 घंटे के, क्योंकि सन की जो लेयर होती हैं, सन की जो किरणें होती हैं वो कहां पे पड़ रही हैं? धरती के इक्वेटर के 0 डिग्री के ऊपर पड़ रही होती हैं और वर्टिकली पड़ रही होती हैं। वर्टिकली यहां पे सन की रेज पड़ रही होती हैं इक्वेटर के ऊपर, तब जाके ये वाला सिचुएशन आपका बनता है, 21 मार्च को बनता है। और ये टिल्टेड कितने डिग्री तक होती है? 23.5 डिग्री के ऊपर आपकी जो धरती है वो टिल्टेड देखने को हमें मिलती है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और ऐसी ही सिचुएशन एक आपकी देखने को मिलती है 23rd ऑफ सितंबर, 23rd ऑफ सितंबर को भी सिचुएशन ये सेम देखने को मिलती है कि सन की किरणें यहां पे पड़ती हैं, दिन और रात बराबर हो जाती हैं, और इस चीज को हम और क्या कहते हैं? ऑटम इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स। पॉइंट समझ में आया? तो ये याद रखना है, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। 23.5 डिग्री के ऊपर टिल्टेड होते हैं, और ऐसे ही हम आगे भी डिस्कस करेंगे। वैसे आपको अभी जस्ट बता देता हूं, अगर हम बात करें सन की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ रही हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ में पड़ रही हैं, तो उस दिन होता है आपका समर सॉल्स्टाइस। समर सॉल्स्टाइस का मतलब सबसे गर्मी वाला दिन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे गर्मी वाला दिन और सबसे लंबा दिन,
ठीक है, डे क्या होगा, लॉन्ग होगा। अगर सन की किरणें कैप्रिकॉन के ऊपर पड़ रही हैं, कैप्रिकॉन के ऊपर 23.5 डिग्री साउथ में पड़ रही हैं, तो उस दिन चलता, उस टाइम चलता है विंटर सॉल्स्टाइस। विंटर सॉल्स्टाइस नदर्न हेमिस्फीयर में। यहां पे क्या होगा जी, यहां पे नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, डे जो होगा वो शॉर्ट हो जाएगा और नाइट क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। और यहाँ पे सबसे ठंडा दिन होगा, विंटर होगा, तभी विंटर सॉल्स्टाइस कहते हैं यहाँ पे। तो ये पता होना चाहिए, ये हम डिस्कस भी करेंगे कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में। चलिए जी आगे बात करते हैं। जो नियाग्रा फॉल है आपका, ये कहां पे देखने को मिलता है, कौन सी लेक्स के बीच में? ये कनाडा और यूएस का हिस्सा है। ये आपका कनाडा और यूएस का हिस्सा आपको देखने को मिलता है, कनाडा और यूएस में, ठीक है। उधर आ गया न्यूयॉर्क, दैट इज यूएस वाला पार्ट, ओंटारियो कनाडा वाला हिस्सा, और बीच में आपका क्या आ गया जी, नायग्रा फॉल्स। देखो जी, कनाडा एंड यूएस के बीच में। और ये किस लेक्स के बीच में देखने को आपको मिलता है, एंड दैट इज अ लेक ओंटारियो एंड लेक एरी। लेक ओंटारियो और लेक एरिस के बीच में देखने को हमें मिलता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, लेक एरी एंड ओंटारियो इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर हो गया तुम्हें? अच्छा, एक हमारे एक फॉल आते हैं विक्टोरिया फॉल, पेपर में आता है क्वेश्चन। विक्टोरिया फॉल्स ये कौन सी रिवर के ऊपर है, जम्बेजी, जैम्बेजी, जैम्बेजी रिवर के ऊपर देखने को हमें मिलता है, जैम्बेजी रिवर, विक्टोरिया फॉल, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। पॉइंट समझ में आया? जैम्बेजी लार्जेस्ट फॉल आते हैं ये वर्ल्ड में। ट्रेड विंड्स जो होती हैं नदर्न हेमिस्फीयर में, वो ब्लो करती हैं कैसे? ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स कैसे ब्लो करती हैं ये दिखाता हूं, पहले तो पढ़ लीजिए पहले ये ट्रेड विंड्स होती क्या हैं। ट्रेड विंड्स ये हैं जी, ये वाली, ठीक है। यहां पे ये है आपका 30 डिग्री नॉर्थ वाला हिस्सा, ये है 30 डिग्री साउथ वाला हिस्सा, ठीक है। दोनों को हम क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। और यहां पे और कौन सा है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाला जो होता है बेल्ट होती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में। और यहां से ये किरणें आपकी हवाएं जो हैं ऐसे चलती हैं। नॉर्थ में अगर मैं बात करें तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स चलती हैं, साउथ से बात करें तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स चलती हैं। ये मिलती कहां पे हैं, यहां पे, दैट इज 0 डिग्री या 5 डिग्री के आसपास, जहां पे आपका प्रेशर जो होता है वो लो होता है। और इस एरिया को हम और क्या कहते हैं, डोल्ड्रम्स के इस नाम से जानते हैं। लो प्रेशर वाला जोन देखने को हमें मिलता है, ठीक है। और यहां पे आके कन्वर्ज हो जाती हैं, ITCZ वाला एरिया बन जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन वाला हिस्सा बन जाता है, क्योंकि यहां पे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आके क्या करती हैं, कन्वर्ज कर जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जी आपका, यहां पे ट्रेड विंड्स नदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट ब्लो करती हैं और आपकी साउथ ईस्ट ब्लो करती हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर सी। क्लियर होगा तुम्हें? आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे ही अगर हम बात करें, क्योंकि ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना, यहां पे अगर हम बात करते हैं, यहां पे ये ट्रेड विंड्स का हिस्सा हो गया। अगर मैं बात करूं यहां पे ये वाला हिस्सा, यहां पे ये है आपका 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। यहां से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, 60 डिग्री की तरफ जाते हैं, तो ये आपकी चलती हैं जी यहां पे वेस्टर्लीज, और इधर भी चलती हैं वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में चलती हैं आपकी। लेकिन जो आपकी वेस्टर्लीज होती हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाली चलती हैं। वाई, ऐसे क्यों होता है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में पानी है और नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, लैंड वाला हिस्सा है। यहां पे बहुत ज्यादा शोर करके जाती है, यहां पे 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। और यहां पे फ्यूरियस नहीं, 40 पे हम बोलते हैं रोरिंग 40s, रोरिंग 40s, 50 पे फ्यूरियस 50s और 60 पे श्रीकिंग 60s, शेकिंग 60s। क्लियर? ये कहां पे बोलते हैं, ये हम सदर्न हेमिस्फीयर में बात करते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में, ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहां पे नदर्न हेमिस्फीयर में ये चीजें नहीं चलती ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि लैंड वाला हिस्सा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 60 डिग्री से 90 डिग्री पोल की तरफ बात करें तो ईस्टलिस्ट चलती हैं। तो सेम विद द हियर सदर्न हेमिस्फीयर, यहां पे भी ईस्टलिस्ट चलती हैं आपकी। चलिए जी अगला क्वेश्चन बात करते हैं। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वगैरह तुम लोगों ने सुना होगा, जो अर्थ को फोकस करके भेजी जाती हैं, और उनका जो रोटेशन टाइम होता है, रेवोल्यूशन टाइम होता है, वो बिल्कुल अर्थ जैसा ही होता है। और ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती हैं,
वेस्ट टू ईस्ट घूमती है जैसे धरती घूमती है। तो यहां पे आपका जो रेवोल्यूशन टाइम है वो कितना है 24 आवर्स, 24 घंटे जो है इसका समय होता है रेवोल्यूशन का। और ये कितनी हाइट के ऊपर छोड़ी जाती हैं 35,786 किलोमीटर की हाइट के ऊपर छोड़ी जाती हैं। एग्जैक्ट जो है आपका ये ऑप्शन है। कई बार पेपर में ये ऑप्शन नहीं आता तो वहां पे यार 36,000 आ जाएगा, तो देख लेना, ठीक है। अगर दोनों आ गए तो 35,000 वाले पे ही टिक करना है, 35,786 किलोमीटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इनमें से कौन सी जो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन नहीं है आपकी यहां पे, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। अगर मैं यूराल माउंटेन्स की बात करूं, यूरोप और एशिया के बीच में है ये, यूरोप और एशिया के बीच में देखने को मिलती हैं ये, ठीक है। यूराल माउंटेन रशिया वाला हिस्सा आता है यहां पे, तो दिस इज द पार्ट, ये तो आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन देखने को हमें मिलती है। और उसके बाद अरावलीज की बात करें, अरावलीज इंडिया में है, ये भी आपकी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। और एंडीज की बात करें, एंडीज आपकी यंग फोल्ड माउंटेन है और ये आपके साउथ अमेरिका में देखने को मिलती हैं, साउथ अमेरिका में। अपलेंचिन माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में है और ये आपकी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन्स का मतलब जहां पे प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स चलती हैं, प्लेट टकराती रहती हैं आपस में। लेकिन क्वेश्चन यहां पे क्या है कि कौन सी आपकी ओल्ड फोल्ड माउंटेन नहीं है, तो वो है एंडीज। आंसर नंबर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। एंडीज इज द करेक्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और ये वर्ल्ड की सबसे जो है लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन देखने को आपको मिलती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आपकी क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है। और सबसे ज्यादा यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन कौन सी है वो तो सबको पता ही है, हिमालयस। हिमालयस की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, 8848.86 मीटर। थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स जो है ये किसने ये एक्सप्लेन क्या करता है, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी की अगर मैं बात करता हूं, मैकेंजी एंड पार्कर ने हमें बताया था, मैकेंजी एंड पार्कर ने हमें बताया था, मैकेंजी एंड पार्कर ने, ठीक है। देखो जी, प्लेट टेक्टोनिक जहां पे प्लेट्स हैं, ठीक है, जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूं, हिमालयस की बात करूं, इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट टकराती रहती हैं आपस में, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स बनती रहती हैं, हिमालयस बनते रहते हैं, हिमालयस और हाइट बढ़ती चली जाती है, अर्थक्वेक वाली सिचुएशन बनती रहती है। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, माउंटेन्स का तो पार्ट होगा। जब माउंटेन्स है तो यहां पे अर्थक्वेक का पार्ट भी आपका ओरिजिनेशन देखने को आपको मिलता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग की अगर बात करूं तो सी फ्लोर भी स्प्रेड कर रहा है, ओशन भी जो है वाइड होते चले जा रहे हैं। वहां पे जो है आपके डाइवर्जेंट एरिया बनता चला जा रहा है, डाइवर्स होते रहते हैं आपकी। डाइवर्स का मतलब क्या है, वो फैलते रह रहे हैं, तो जिसके कारण जो है प्लेट टेक्टोनिक्स इन चीजों को एक्सप्लेन करती है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 4 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। सो ये सारे के सारे जो हैं आपके बात करते हैं इस चीज के बारे में। यहां पे देख लीजिए, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री लिथोस्फीयर और क्रस्ट फैलते हैं, ठीक है ना, रिज बनती हैं और बड़े होते हैं। और अगर मैं बात करूं कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट का मतलब आपस में भिड़ रहे हैं, तो उसमें क्या बन जाएगी, आपकी ट्रेंच बन जाएगी, यानी कि अंदर गड्ढा सा बन जाएगा। और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री मतलब एक ऊपर नीचे ऐसे चीज हो रही है, तो वहां पे फॉल्ट बन जाएगा, जहां से कोई नदी भी गुजर सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारे इंडिया में अगर मैं बात करूं नर्मदा रिवर विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में चलती है, क्योंकि वहां पे क्या है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री बनती है, तभी वहां पे रिफ्ट वैली का पार्ट बनता है, ब्लॉक माउंटेन्स का पार्ट बनता है। ऐसा नहीं है कि बस बन गया जी, पानी नदी आई और बन गया, ऐसा नहीं है कि वहां पे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री बनती है, रिफ्ट वैली ब्लॉक माउंटेन्स का पार्ट बनता है, तभी नदी जो है वो नर्मदा फ्लो करके दोनों में से बीच में फ्लो करके ये आपका रिफ्ट वैली ब्लॉक माउंटेन्स का पार्ट बना के एस्चुरी बनाती है अरब सागर में। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एक बच्चे ने यहां पे लिखा हुआ है, ये बच्चा है अमित ने बोला है कि ये जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, यहां पे जब हमने बात करी कि यहां पे जब यहां पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, जहां पे आपकी क्या बनती है, रिज बनती है, तो हमारे इंडिया की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो रिज है आपकी कौन सी है, दैट इज द मिड अटलांटिक रिज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिज जो है मिड अटलांटिक रिज है, जो अटलांटिक ओशन के बीच में बनती है। अगर आपसे पेपर में पूछा कि इंडियन ओशन में बताओ कौन सी रिज है, इंडियन ओशन में, यानी कि जो है हमारा जो है हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में वो है 90 ईस्ट रिज, 90 ईस्ट रिज देखने को आपको मिलती है।
ध्यान रखना ये क्वेश्चन, जब भी डाइवर्जेंट होंगी चीजें फैलेंगी, रिज बनेगी, कन्वर्ज होंगी तो क्या बनेगा जी आपका, दैट इज ट्रेंच बनेगी। अगर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होगी तो इसका मतलब वहां पे फॉल्ट बनेगा, ध्यान रखना है ये सारे पॉइंट्स तुम लोगों ने। चलिए जी आगे बात करते हैं। At which planet in the solar system the value of the acceleration due to gravity is minimum? यहां पे किस प्लैनेट में जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है यानी कि ग्रेविटी की, जी की वैल्यू, वो आपकी क्या आ रही है, मिनिमम देखने को आपको मिलेगी, मिनिमम। तो यहां पे मिनिमम कहां पे देखने को मिलेगी, सो दैट इज द मरकरी के ऊपर। मरकरी मतलब बुध ग्रह के ऊपर देखने को आपको सबसे ज्यादा कम मिलती है ग्रेविटी। और मरकरी की बात करता हूं तो मरकरी का कोई भी मून नहीं है, धरती जो आपका सन के बहुत ज्यादा नजदीक है लेकिन सबसे ज्यादा गर्म नहीं है। सबसे ज्यादा गर्म कौन सा है, वीनस, इसका भी कोई मून नहीं है, ठीक है। और इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं वीनस को, और हॉटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पे क्लाउड कवर बहुत ज्यादा है जिसके कारण जो है यहां पे हॉटेस्ट जोन बन जाता है और इसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। क्लियर। सैटर्न की बात करें, सैटर्न के जो ऊपर ऐसे आपकी वो लेयर्स देखने को आपको मिलती हैं, मतलब ये कहते हैं मिट्टी की जो लेयर देखने को आपको मिलती है और रिंग्स फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है, टाइटन। किसकी, टाइटन जो है सैटर्न की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। मार्स की बात करें, इसे हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं क्योंकि यहां पे हमें आयरन देखने को मिलता है। जुपिटर की बात करें, यहां पे ग्रेविटी मैक्सिमम है और जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लैनेट है, लार्जेस्ट प्लैनेट, विंटर प्लैनेट भी इसको कहते हैं। पॉइंट समझ आया। और जुपिटर की अगर हम बात करते हैं, यहां पे सबसे ज्यादा सैटेलाइट देखने को आपको मिलती है और जुपिटर की सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है, गैनीमीड। गैनीमीड, और गैनीमीड पूरे सोलर सिस्टम की भी सबसे बड़ी सैटेलाइट है। आंसर नंबर सी, मरकरी इज द करेक्ट आंसर। और मरकरी की ग्रेविटी भी ज्यादा है। पॉइंट समझाया। देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं कहां पे गया मरकरी, ये तो मरकरी की जो है आपकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पे मिनिमम है, तो आंसर नंबर सी। और मैक्सिमम किसकी है, मैक्सिमम किसकी है, मैक्सिमम है जुपिटर की। मैक्सिमम किसकी है, जुपिटर की। ओके, ये देख लो 0.37। उसके बाद है मार्स, ठीक है ना, क्योंकि मून तो हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि मून तो भाई धरती की सैटेलाइट है। चलिए नेक्स्ट, पहला प्लैनेट जो टेलीस्कोप से ढूंढा गया था वो कौन सा था। टेलीस्कोप से, गैलीलियो टेलीस्कोप से यूरेनस देखा गया था। यूरेनस और वीनस एक तरीके से घूमते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे रेट्रोग्रेड एंटी क्लॉकवाइज वो घूमते हैं, बाकी सारे ग्रह जो है वो आपके क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये याद रखना। तो आंसर नंबर बी। इनमें से किसने रिंग्स डिस्कवर करी थी, गैलीलियो ने ही करी थी, तो आंसर नंबर ए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट रीड करना है हमने। और हेलेज ने बताया था हमें हेलेज कॉमेट के बारे में। कॉमेट्स क्या होते हैं, कॉमेट्स जो होते हैं फ्रोजन बॉडीज होती हैं, फ्रोजन बॉडीज। जैसे ये सन के पास जा रहे होते हैं, जैसे जैसे ये सन के पास जा रहे होते हैं, ये जो आगे वाला हिस्सा वो पिघल रहा होता है और पीछे एक टेल नजर आ रही होती है उनको, पीछे एक टेल नजर आ रही होती है उनको। क्लियर। और कॉमेट जो होता है फ्रोजन बॉडीज होती हैं, ध्यान रखना, कोल्ड बॉडीज। और हेलेज कॉमेट जो होता है वो 76 ईयर्स बाद आता है, ये याद रखना। आंसर नंबर क्या बनेगा जी, ए। गैलीलियो इज द करेक्ट वन। चलिए जी आगे बात करिए। अगर अर्थ की कोई सैटेलाइट ना हो, जैसे कि मून सैटेलाइट ना हो, तो इनमें से कौन सा इफेक्ट नजर नहीं आएगा हमें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर मून हुई ना धरती की सैटेलाइट, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या आएगा। देखो यहां पे ऑप्शन अगर मैं बात करता हूं, ओशन करंट्स, टाइड, दोनों संबंधित हैं, ठीक है, मून के साथ संबंधित हैं। लेकिन बात यहां पे ये आ जाती है, अगर आपको याद होगा ये चीज, स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड कब आती है, स्प्रिंग टाइड आती है जब सन और मून दोनों का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो दोनों खींच रहे हो धरती को, तब जाके स्प्रिंग टाइड्स आती हैं। अगर मैं लेट सपोज मैं बात करूं कि यहां पे मून ना हो, लेट सपोज मैं कहूं कि यहां पे मून ना हो, सिर्फ सन हो, तो टाइड्स इतनी बड़ी नहीं आएंगी, क्योंकि स्प्रिंग टाइड्स क्या है, हाई टाइड्स होती हैं, हाई टाइड्स होती हैं। ये पॉइंट समझ में आया। अगर सन और मून में इकट्ठे हो जाएं तो हाई टाइड्स आएंगे। लेकिन यहां पे जो नीप टाइड है
यहां पे क्या होता है कि मून का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सन का पड़ता है। तो इसका मतलब जब मून नहीं होगा तो हाई हाई टाइड्स आएंगी नहीं, तो नीप टाइड आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि स्प्रिंग टाइड तो किसी भी केस में नहीं देखने को मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि यहां पे मून खींच ही नहीं रहा। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं मून है ही नहीं है वहां पे, तो ऑब्वियसली बात है नहीं होगा। और यहां पे ओशन करंट बात करें भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स पुल है आपका सन का, वो ओशन करंट मूव करवाता है। लेकिन बात यहां पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मून अगर ना होगा तो इसमें से कौन सी सिचुएशन नहीं बनेगी? तो आपकी कौन सी सिचुएशन नहीं बनेगी? स्प्रिंग टाइड नहीं बनेगी। पॉइंट समझ में आया? स्प्रिंग टाइड नहीं बनेगी। स्प्रिंग टाइड क्यों नहीं बनेगी जी? एक बच्चा कह रहा है कुछ भी नहीं होगा अगर मून ना हो। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा? है लॉजिकल जाओ यार, लॉजिकल जाओ थोड़ा सा, है कुछ भी नहीं होगा। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। तो आंसर नंबर बनेगा सी, स्प्रिंग टाइड इज द करेक्ट वन। ओके, स्प्रिंग टाइड। और आपको मैंने बताया हुआ है, वैसे अभी भी मैं बता देता हूं, सन की लाइट कितने टाइम में पहुंचती है धरती के ऊपर? 498 सेकंड में। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 मिनट 18 सेकंड में। ओके, और मून की लाइट जो होती है वो आपकी धरती के ऊपर कितने टाइम में पहुंचती है? 1.3 सेकंड में। ये याद रखना है तुम लोगों ने। चलो जी आगे बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन हमने एक्सप्लेनेशन में डिस्कस कर रखा है। ये क्वेश्चन हमने एक्सप्लेनेशन में डिस्कस कर रखा है, ठीक है? पॉइंट समझ में आया? अभी हमने बात करी थी इक्वेटर की, 0 डिग्री की, जिसे हम ग्रेट सर्कल के नाम से जानते हैं। और मैंने तुम्हें बताया था यहां पे 2 बार सन की किरणें पड़ रही हैं, 21 मार्च और 23 ऑफ सितंबर। 21 मार्च को आपका वर्नल इक्विनॉक्स लगता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स लगता है, और 23 ऑफ सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स लगता है। ये अभी हमने डिस्कस किया था, ऑटम और ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और जो है आपका और क्या था यहाँ पे? वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है? तो इसका मतलब सन की किरणें इक्वेटर के ऊपर कितनी बार पड़ रही हैं? 2 बार पड़ रही हैं, और दोनों का टाइम बता दिया, ट्वाइस ही है, 2 बार पड़ती हैं और वर्टिकली पड़ती हैं। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? यस, आंसर नंबर सी। चलिए, इनमें से ब्राइटेस्ट स्टार बताइए सोलर सिस्टम का कौन सा है? ब्राइटेस्ट स्टार इन अवर सोलर सिस्टम, यस, सबसे चमकदार। तो यहां पे तो मैं एक चीज बता दूं, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो दैट इज द सीरियस, ठीक है? सीरियस, ठीक है? और अगर हम बात करें वैसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, जिसे हम हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहते हैं, एंड दैट इज द वीनस। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा? सी। और ये सबसे नजदीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी नजदीक है आपके। ओके, नियरेस्ट स्टार है धरती के। चलिए जी, और पोलैरिस जो होता है वो नॉर्थ स्टार होता है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन बताइए। समझ में आ रहे हैं चीजें? हैं? समझ में आ रही हैं चीजें तुम्हें? और कल हमारी क्लास है एम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी डिटेल में। मीजोस्फीयर क्या है? सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, सबको पता है। ये किस में बीच में आएगी? ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में ना। ये तो भाई उसमें ट्रोपोपॉज वाला पार्ट आता है, नॉर्मल लेफ्ट वाली चीजें आती हैं, हमने डिस्कस भी किया था। एक्सोस्फियर और आइनोस्फियर में नहीं, क्योंकि आइनोस्फियर के बाद एक्सोस्फियर जाता है। स्ट्रेटोस्फियर एंड एक्सोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर और आइनोस्फियर में क्या ऑप्शन बनेगा जी? यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा? इट अकर्स बिटवीन, अरे बताओ भाई बताओ जी। इनमें ऑप्शन बनेगा ये वाला, आइनोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में। तो आंसर नंबर 4। ये कैसे बना रहे हो? स्ट्रेटोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। देखो अब यहां पे इलॉजिकल लॉजिकल लगा सकते हो कि भाई सबसे पहले हमें देखने को मिलेगी स्ट्रेटोस्फियर और फिर हमें देखने को मिलेगी एक्सोस्फियर। आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन एक्चुअल में कहानी क्या है? नीचे से चले स्ट्रेटोस्फियर, देन उसके बाद आपकी मीजोस्फियर,
आइनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर ये देखने को हमें मिलती है, ठीक है ना। तो एक्सोस्फीयर तो बिल्कुल स्पेस वाली बात आ गई, स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में और आइनोस्फीयर के बीच में देखने को हमें मिलती है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो अब तुम्हें देखो स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में मीसोस्फीयर। एक बच्चा पता क्या कह रहा है, सर कोई ट्रिक बता दो। अरे तू पास नहीं करना पेपर तूने, है इसमें भी ट्रिक्स ढूंढ रहे हो तुम लोग, इन चीजों के लिए भी ट्रिक्स होती हैं। लखनऊ टाउन जो होता है वो किस नदी के किनारे पे देखने को मिलता है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे है गोमती, गोमती रिवर। और ये सारी रिवर्स जो हैं ये आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? दैट इज द गंगा रिवर की। यमुना जो है वो आपकी वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी है। कोसी, गंडक, गोमती की बात करूं तो ये ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी, किसकी? गंगा रिवर की। यमुना वेस्टर्न है। गंगा और यमुना जब मिलते हैं वहां पे संगम इलाहाबाद प्रयागराज में होता है, ये ध्यान रखना है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। लेकिन यहां पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा प्रयाग के बारे में। पंच प्रयाग मेरे को दिमाग में आया था, तो यार ये क्वेश्चन याद कर लेना अच्छे से। यहां पे क्या है, यहां से आपकी जैसे यहां से भागीरथी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी, और उधर से आपकी आ रही होती है कौन सी? दैट इज द अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं तो क्या बनता है? देवप्रयाग बनता है। और यहां पे मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा मिलते हैं तो रुद्रप्रयाग बनता है। और अलकनंदा और जो है आपकी अलकनंदा और पिंडर गंगा मिलते हैं तो कर्णप्रयाग बनता है। अलकनंदा और नंदाकिनी मिलते हैं तो नंद प्रयाग बनता है। अलकनंदा और धौली गंगा मिलते हैं तो विष्णु प्रयाग बनता है, ये याद रखना है। और फिर यहां से गंगा रिवर हुई और यहां से यमुना रिवर हुई और ये मिलेगा तो प्रयागराज इलाहाबाद में संगम देखने को आपको मिलेगा। तो ये प्रयाग के बारे में पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और यहां पे जो एक रिवर है दैट इज कोसी। कोसी इज द कोसी को क्या कहते हैं हम लोग? दैट इज द सौरा ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। और बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर रिवर को। चलिए जी आगे बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए जी ध्यान से। जो आपका बाखड़ा नंगल का प्रोजेक्ट का पानी है वो कौन कौन सी स्टेट्स को मिलता है? पहली बात तो ये एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, कंक्रीट का बना हुआ है और ग्रेविटी डैम है ये, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। किस रिवर के ऊपर? सतलज रिवर के ऊपर। पॉइंट समझ में आया? अब क्वेश्चन ये है कि पानी कौन शेयर करता है इसका, बाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट का? जी बताइए बताइए बताइए, शाबाश। कौन सी स्टेट्स जो होती हैं ये पानी शेयर करती हैं बाखड़ा नंगल डैम का? जी तो इसका जो आंसर है वो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को पानी मिलता है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी, ओके। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। कहां गया हरियाणा? पंजाब के साथ ही है, ठीक है। तो ये आपका पानी मिलता है इनको। चलिए जी, सी रूट किसने ढूंढा? ये तो यार हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, चलो कोई बात नहीं। वास्को डी गामा ने 1498 में आया था ये, ठीक है। कैलिकट में पहुंचा था केरला में और वहां का राजा था जैमुरिन। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये रास्ता आया था वो किस रास्ते से आया था? केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आया था, ठीक है, याद रखना। कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा था, यूएस। यहां से अटलांटिक ओशन से चलता 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 केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आया। पैडी जो है वो मेन क्रॉप है कहां की? पैडी जो है वो मेन क्रॉप है कहां की? पैडी, पैडी जिसे हम बाद में राइस का रूप ले लेती है ये, ठीक है, धान जिसे हम कहते हैं। तो चाइना का, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना में है, दूसरे नंबर पे इंडिया में है, तो पैडी मेन क्रॉप कहां की होगी? दैट इज द चाइना। आंसर नंबर सी। अब इसमें भारतीयपन मत जगा लेना, फैक्ट्स के ऊपर चला करो, ठीक है ना। मैंने पहले ही बोला था, देखो तुम्हारा आंसर ही क्या आ रहा है? सीधा सीधा तुम्हारा आंसर ही क्या आ रहा है? ए।
भारतीय मत बना करो हर चीज में कि हम भारतीय हैं तो मतलब भारत आगे है सब सभी जगह में। क्या होता है कि चीजें फैक्ट्स के ऊपर चलती हैं, तो फैक्ट्स के ऊपर ध्यान रखा करो थोड़ा सा। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, चाइना। अच्छा, यहां पे चाइना में जो है आपका, चाइना और मंगोलिया के बीच में यहां पे एक डेजर्ट है, दैट इज अ गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट याद रखना। चलो जी आगे बात। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन स्टैंड्स फॉर, ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या है? ये ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड हमें किसने बताया था? विलियम गैड। एंड हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? नॉर्मन बोरलॉग, जिनके कारण नोबेल पीस प्राइज मिला था इनको 1970 में। मैक्सिको से बिलोंग करते हैं ये। और हमारे इंडिया में एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन जो हैं वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। और हमारे इंडिया में आया था 1966-67 में, जब हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था, थर्ड पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन में होता क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन में होता क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन में जो आपकी HYV सीड्स हैं, जो आपके हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, अधिक उपजाऊता वाले बीज जो हैं वो उगाए जाएंगे। बाहर से तुम पेस्टिसाइड दोगे, इरिगेशन करोगे, ठीक है, तो ये चीजें जो हैं आपको लीड करेंगे किस चीज में? प्रोडक्शन में तो लीड करेंगे करेंगे। आपकी प्रोडक्शन तो आपकी इंक्रीज भी होगी, साथ के साथ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब आपको एक चीज एडिशनल प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स किस किस के लिए मंगाए गए थे? व्हीट के लिए, गेहूं के लिए भी मंगाए गए थे और राइस के लिए भी मंगाए गए थे। जो गेहूं वाले बीज हैं वो कहां से आए थे? मैक्सिको से आए थे आपके, ठीक है। और जो आपके राइस वाले सीड्स हैं वो कहां से आए थे? फिलीपींस से आए थे। कहां से? फिलीपींस से। ये ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनने वाला है यहां पे? तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन स्टैंड्स फॉर व्हाट? किस चीज के लिए? दैट इज अ रैपिड इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। रैपिड इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। आंसर नंबर क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन। आंसर नंबर डी, ठीक है। और तुम्हें मैं एक चीज और बता दूं कि यहां पे, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मेन इज द मेन पॉइंट, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन तो किसी भी तरीके से बढ़ाई जा सकती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, ओके। अगर मैं बात करूं फिलीपींस की, यहां पे हमारा एक राइस जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस, जो विटामिन ए के अंतर्गत रिच होता है, बीटा कैरोटीन पिगमेंट इसमें ज्यादा होता है, तो ये याद रखना है आप लोगों को, ओके। और फिलीपींस में इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर है, राइस रिसर्च सेंटर है कहां पे? मनीला। मनीला जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर भी हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे ज्यादा शेयर जापान और अमेरिका का देखने को हमें मिलता है, दोनों का इक्वल शेयर है अभी एट प्रेजेंट में, ओके। हमारे इंडिया में राइस रिसर्च सेंटर कहां पे है? कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। अगला बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। हल्दिया ऑयल रिफाइनरीज। देखो रिफाइनरीज के ऊपर पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है आपको कि कहां कहां पे कौन कौन सी रिफाइनरी है। हल्दिया जो ऑयल रिफाइनरी है ये आपको देखने को मिलती है वेस्ट बंगाल में, आंसर नंबर बी, ठीक है। गुजरात, उड़ीसा और असम में देखते हैं क्या है। गुजरात में यहाँ पे तुम्हें शायद कम दिख रहा होगा, ठीक है। गुजरात में यहाँ पे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो है जामनगर रिफाइनरी है, ठीक है, जामनगर है गुजरात में, असर है, ठीक है, और आपकी जो है डेट इज द असर वाली है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा यहां पे जी। और उसके बाद असम में बात करें, दिग्बोई है, गुवाहाटी है, नुमालीगढ़ है, यहां पे दिग्बोई, ठीक है, नुमालीगढ़, ये सारी देखने को आपको मिलती हैं यहां पे। और दैट्स इट। चलिए जी आगे बात करते हैं। मिल्की वे जो है आपकी एक वो है, डेट इज क्या है? गैलेक्सी, जहां पे हम रहते हैं। और गैलेक्सी का मतलब क्या है? जहां पे बिलियन एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स देखने को हमें मिलते हैं। हमारे गैलेक्सीज कितनी है? 10 की पावर 11 गैलेक्सीज देखने को हमें मिलती हैं, ठीक है।
10 की पावर 11 गैलेक्सीज देखने को मिलती हैं और 10 की पावर 11 के ही 10 की पावर 11 स्टार्स होते हैं। तो टोटल स्टार कितने हो गए? 10 की पावर 22 स्टार हो जाते हैं यहां पे। एक सेकंड रुकिए। और यहां पे जो मिल्की वे है वो क्या होगा? स्टेशनरी है, रिवॉल्व करती है, स्टेशनरी नहीं है और नेवर रिवॉल्व्स। क्या होगा? क्या होगा इसका? मिल्की वे इलिप्टिकल पाथ वे में मूव करती रहती हैं, वो कभी भी रुकती नहीं है, इज नॉट स्टेशनरी। इलिप्टिकल पाथवे में, इलिप्टिकल पाथवे में मूव करती हैं ये, ठीक है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर बी। चलिए जी आगे बताइए। By what name Shivalik names was known to the ancient? By what name शिवालिक हिल्स was known to the ancient? यानी कि प्राचीन भारत में शिवालिक हिल्स को क्या कहते थे? देखो, इनको चूरिया हिल्स के नाम से भी जानते हैं, आउटर हिमालयस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इनको मानक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। आंसर नंबर ए। फिर आप कहेंगे सर नंगा पर्वत क्या है? ठीक है, देखो नंगा पर्वत यह है कि हिमालयास जो हैं हमारे, तो हिमालयास का जो वेस्टर्न एंकर है उसे हम क्या कहते हैं? नंगा पर्वत। और ईस्टर्न एंकर जो है उसे हम क्या कहते हैं? नामचा बारवा, जहां से आपकी वो क्रॉस करती है ब्रह्मपुत्रा। समझ में आया? तो यहां पे आंसर क्या बनेगा जी? ए ऑप्शन बनेगा। क्लियर होगा तुम्हें? तो यहां पे चल रही है जी आपकी शिवालिक्स। ओके, चलिए और तुम्हें एक चीज बता दूं, इनको अगर मानक ना आया तो मरगल्ला भी आ सकता है, मरगल्ला हिल्स। यार ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करवा रहा मैं तुम्हें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं ऐसे नहीं करा रहा कि हाँ मौज मस्ती वाले क्वेश्चन करा रहा हूं तुम्हें। ये वो क्वेश्चन है जो बेसिक क्वेश्चन है, जो तुम्हें आते नहीं है और पेपर में जब आ जाते ना तो तुम पता क्या कहते हो? आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस, फिर आउट ऑफ सिलेबस ही लगेगा फिर तुम्हें। रिवर ब्यास राइजेस फ्रॉम, ब्यास रिवर स्टार्ट कहां से होती है? बारालाचा पास जो है हिमाचल और लेह लद्दाख को कनेक्ट करता है, बारालाचा पास आपका, ठीक है, और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। और शिपकिला पास की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, वो इंडिया और जो है आपका जी हिमाचल प्रदेश में है जी, बिल्कुल, और तिब्बत और इंडिया को कनेक्ट करता है शिपकिला, ठीक है। और आप चाइना भी कह सकते हो। और इसके अलावा इंडिया चाइना को कनेक्ट कौन करता है आपका? शिपकिला के अलावा नाथुला। नाथुला कहां पे है? सिक्किम में, ओके। और एक लिपू लेक उत्तराखंड में। ये कनेक्ट करते हैं इंडिया और चाइना को। रोहतांग पास इज द करेक्ट वन। यहां से स्टार्ट होती है जी आपकी ब्यास रिवर, यहां से स्टार्ट होती है रोहतांग पास से ही रावी रिवर। क्लियर, ये ध्यान रखना। और जब भी दो नदियां मिलेंगी तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं? दोआब। दोआब वर्ड यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया तुम्हें जी? ठीक है। जोजिला पास, जहां पे कारगिल वाला हिस्सा है आपका, कारगिल वाला हिस्सा। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, यहां पे ऑप्शन आ जाता है, जैसे इंडस है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज बता दो। तो इतना तुम्हें पता होना चाहिए, ये है रिवर इंडस, ये है झेलम, ठीक है, झेलम। और झेलम के बाद आती है चिनाब, देन आती है रावी, देन आती है ब्यास, देन आती है सतलज। ओके, ये पॉइंट्स याद रखने हैं तुम लोगों को जी।
और ये आपको ऐसे पूछा जाता है कि नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ लगाओ। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इंडस तो टॉप पे रहेगी। इंडस, झेलम, चिनाब, इन तीनों का पानी पाकिस्तान के पास है। रावी, ब्यास, सतलज का पानी इंडिया के पास है। इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और बीच में इंटरमीडिएटर कौन था? वर्ल्ड बैंक। ये ध्यान रखना है सारे पॉइंट तुम लोगों ने। ये कुछ पास हैं, पेपर में आ जाते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाते हैं, तो किस किस को कनेक्ट करता है यहां पे डाल दिया गया है, एक बार नजर मार लो। मिनटाका पास कश्मीर और चाइना, बारालच्छा पास मनाली और लेह, बानिहाल इज कश्मीर जम्मू, शिपकिला हिमाचल प्रदेश तिब्बत, आगिल पास लद्दाख रीजन एंड जिनजियांग यानी कि चाइना वाला पार्ट है, चैंगला लद्दाख और तिब्बत, लानगला इंडिया और चाइना। तो यार ये देख लेना तुम लोग, ठीक है एक बार, बाकी पीडीएफ में तो तुम्हें मिल ही जाएगा, बट अदरवाइज नजर मार जाना। चलिए जी, सुपारी, सुपारी ये वो वाली सुपारी नहीं है, ये खाने वाली सुपारी है, ठीक है। ये मेजर बीटल नट प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारे इंडिया में कौन सी है? अरेका नट, बीटल नट, ये तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन में है वो है आपकी कर्नाटका, आंसर नंबर डी। बीटल नट में प्रोडक्शन में कर्नाटका। कर्नाटका बेंगलुरु, बेंगलुरु को स्पेस सिटी भी के नाम से भी जानते हैं। केरला की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे स्पाइस सिटी कहते हैं, स्पाइस बहुत ज्यादा होती है। रबड़ की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, नेचुरल रबड़ की। मणिपुर में बैम्बू प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा, ठीक है। और मणिपुर में एक लेक है लोकतक लेक, जहां पे हमारा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है तैरता हुआ, और वो कौन सा है? कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क। पश्चिम बंगाल में जूट प्रोडक्शन इंडिया में, और जूट प्रोडक्शन के लिए कौन सा रेवोल्यूशन था? गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर, अगर नॉर्मल गोल्डन पूछा तो हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर पॉइंट समझ में आया? हॉर्टिकल्चर लगा लो, एप्पल प्रोडक्शन लगा लो, वगैरह वगैरह। तो आंसर नंबर डी, कर्नाटका इज द करेक्ट वन, कर्नाटका। सेम क्वेश्चन, यहां पे सिरसी बीटल नट को पहला जीआई टैग मिला है, तो बीटल नट सीधा कर्नाटका, आंसर नंबर वन, आंसर नंबर वन इज द करेक्ट वन। चेपारा फॉल्स, पोठामेदू व्यू पॉइंट एंड अतुकड़ फॉल्स, ये हमें कहां पे देखने को मिलेंगे? ये हमें कहां पे देखने को मिलेंगे? ये हमें देखने को मिलेंगे केरला में, केरला में मिलेंगे, मुन्नार में देखने को हमें मिलेंगे, मुन्नार हिल से हमें देखने को मिलेंगे, मुन्नार में केरला से देखने को मिलेंगे, तो आंसर नंबर वन इज द करेक्ट वन, क्लियर। और केरला में जो नेशनल पार्क्स हैं, साइलेंट वैली इज वेरी फेमस, पेपर में आने वाला जो क्वेश्चन है, इरेविकुलम इज वेरी फेमस, जो इरेविकुलम है ये बड़ा फेमस है, नेशनल पार्क है। वायनाड इज वेरी फेमस, वायनाड से जो राहुल गांधी लड़े थे वो एमपी का इलेक्शन, तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सैंडी और सलाइन एरिया है, एक नेचुरल हैबिटेट है, नेचर में रहता है नॉर्मल एनिमल स्पीशीज, प्रेडेटर्स कोई नहीं है उस एरिया में, लेकिन डर है उसको क्योंकि उसका हैबिटेट खत्म होता चला जा रहा है। तो ये कौन सा एरिया है? किस एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग? तो हम यहां पे बात कर रहे हैं, जब सलाइन बात कर दी, सैंडी बात कर दी, तो मतलब गुजरात और राजस्थान वाला एरिया हो सकता है, तो सलाइन वाला एरिया है गुजरात राजस्थान वाला, ठीक है ना। तो यहां पे क्योंकि सॉल्ट प्रोडक्शन वहां पे सबसे ज्यादा है, ठीक है, मतलब गुजरात में ज्यादा है, और यहाँ पे सैंडी वाला एरिया राजस्थान में ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि उसका प्रेडेटर कोई नहीं है, अपने नेचुरल चीजों से वो खत्म होता चला जा रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड इंडियन वाइल्ड एस, भारतीय जंगली गधा। क्योंकि यहां पे हम गिर नेशनल पार्क है आपका, इसको प्रिजर्व करता है यहां पे, ठीक है, और इसका जो IUCN स्टेटस है वो नियर थ्रेटेंड। नियर थ्रेटेंड का मतलब क्या है कि आने वाले समय में खत्म हो सकता है। क्लियर हो गया तुम्हें जी? वाइल्ड बफेलो छत्तीसगढ़ में और इंडेंजर्ड स्पीशीज में आती है, इंडेंजर्ड, और ये थ्रेटन्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ये हम कंडीशंस कैसे बोलते हैं? ये रेड लिस्ट हमें बताती है। रेड लिस्ट प्लांट और एनिमल की लिस्ट है, इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल्स की,
और ये हमें देता कौन है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को में मिलते हैं। क्लियर हो गया तुम्हें? ठीक है, ये जो आपका इंडियन वाइल्ड बोर है ये आपको अंडमान एरियाज में देखने को मिलता है, अंडमान में। क्लियर हो गया तुम्हें? और इंडियन गैजल चिकारा जिसे हम कहते हैं ये राजस्थान वगैरह एरियाज में देखने को हमें मिलता है। चलिए जी, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। ला नीना is suspected to have caused recent floods in Australia. How is La Nina different from the El Nino? La Nina जो होता है unusual cold ocean current होता है, cold ocean water होता है in the equatorial Indian Ocean, whereas the El Nino is characterized by unusual warm ocean current in the equatorial Pacific. जी, पहली बात तो अगर मैं बात करूंगा यहां पे एल नीनो सॉरी ला नीना जो होता है ये नो डाउट आपका कोल्ड ओशन करंट होता है, ये इंडियन ओशन में नहीं होता, ये पैसिफिक ओशन में होता है, ये पैसिफिक ओशन में होता है। तो पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। और जो एल नीनो होता है वो आपका ठीक है वार्म है, ये पॉइंट सही है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है, पहला ही गलत। एल नीनो हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द साउथ वेस्ट मॉनसून, बिल्कुल एल नीनो का इफेक्ट आपका पड़ता है किस चीज के ऊपर, दैट इज ऑन द मॉनसून पड़ता है, ठीक है ना, ये तो पड़ता है जी। दूसरा है कि ला नीना का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यार ऐसे कैसे, ला नीना का कैसे फर्क नहीं पड़ता, ला नीना का भी फर्क पड़ता है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है जी। पॉइंट समझ में आ गया? इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। जी देखो सीधी सी बात है, एल नीनो हमारा एडवर्स इफेक्ट डालती है, ला नीना हमारा पॉजिटिव इफेक्ट्स डालती है इसके ऊपर, दैट इज ऑन द मानसून। आंसर नंबर डी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डजंट फॉल डाउन, दिस इज बिकॉज, क्यों नहीं होता? देखो सीधी सी बात है, जब अर्थ मूव कर रही है, सैटेलाइट मूव कर रही है, उसकी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी नंबर 1, ठीक है। और भाई वो फॉल इसीलिए नहीं करता क्योंकि doesn't exist at such distance, neutralized by the attraction of the moon, provide the necessary its steady motion, provide the necessary acceleration, जिसके कारण वो मूव करता है, कि वो एक जो है एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, त्वरण पैदा करता है, जिसके कारण वो मूव करता रहता है। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ मोशन के कारण भी मूव करता है। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट वन। आंसर नंबर 4, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर किसी ट्री का जो छाल है उसको काट दिया जाए सर्कुलर मोशन में, उसके बेस से वो जल्दी सूख भी जाएगा और खत्म भी हो जाएगा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? सीधी सी बात है, अगर ये है जी लकड़ी और ये है आपकी बार्क, इसको हमने काट दिया, कहां से? सर्कुलर फैशन में, नियर इट्स बेस के पास से काट दिया, तो इसका मतलब जो पत्तों में पानी बन रहा है, पत्तों में पानी है, जो जाइलम है, वो पानी आगे नहीं फैल पाएगा, सभी एरियाज में नहीं फैल पाएगा, और उसमें जब पानी नहीं जाएगा तो वो ड्राई हो जाएंगे तो वो मर जाएंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे पानी जो है वो पहुंच नहीं पाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स वहां पे अगर देखो पानी नहीं पहुंच पाएगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो कि यहाँ पे जब सर्कुलर फैशन में उसको काटा बेस से, तो पत्तों में पानी है, पानी जो है फैलेगा नहीं, और पानी लेके जाने का काम किसका है? जाइलम का। तो इसका मतलब क्या है? लेकिन बात यह है कि उसका जो बेस है वो देखो वो ट्री खत्म हो रहा है,
वो बेस खत्म नहीं हो रहा, वो छाल खत्म नहीं हो रही, जो उसकी टहनी थी वो खत्म नहीं हो रही, पूरा पेड़ खत्म हो रहा है। वो रीजन क्या है कि उसके पास एनर्जी नहीं जा रही। जब एनर्जी नहीं जाएगी तो ऑब्वियसली बात है चीजें खत्म हो जाएंगी। तो यहां पे ये नहीं कहेंगे कि वाटर फ्रॉम द सॉइल कैन नॉट राइज टू द एरियल पार्ट। यहां पे हमने उसको बार्क को काटा है, हमने ट्री को नहीं काट दिया, यहां से ट्री को नहीं काटा, बार्क को काटा है, छाल को काटा है। तो इसका मतलब यहां पे ये ऑप्शन नहीं बनेगा, क्योंकि पानी यहां से यहां जाएगा ऊपर। पॉइंट समझ में आया? लेकिन हम ऊपर से काट रहे हैं उसको सर्कुलर फैशन में। समझो ध्यान से थोड़ा सा। रूट्स आर स्टार्ट ऑफ एनर्जी। यस, रूट्स के पास पानी नहीं पहुंचेगा, रूट्स के पास एनर्जी नहीं पहुंचेगी, रूट्स ड्राई हो जाएंगी, जिसके कारण वो डेथ होगी। पॉइंट समझ में आया? तो इसको ए टिक नहीं करना। इसने क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। उसने बोला है छाल को काटा है, टहनी को काटा है, जाइलम उसमें भी है, तो दैट मींस वहां से पानी दूसरी जगहों पे नहीं जा रहा। वो दूसरी जगह क्या है भाई? रूट्स को चाहिए। पॉइंट समझा आया? क्योंकि जाइलम ही तो लेके जा रहा है सारी चीजें, कंडीशंस प्रॉपर तरीके से। जी जो भी प्रोडक्शन हो रही है, चाहे पानी है चाहे खाना है, देखो पानी का तो चलो मान लिया, ठीक है ना, चलो हम पानी का तो मान लेते हैं कि भाई पानी वाला जो केस है, जो पानी वाला केस है वो तो पानी का रूट्स में है, चलो मान लिया, ठीक है ना। लेकिन बात ये है भाई एनर्जी तो चाहिए उसको काम करने के लिए। वो एनर्जी कहां से आएगी? खाने से। खाने से मतलब फिलोएम से। तो वो नीचे से ऊपर, नीचे से मतलब ऊपर से नीचे कैसे आएगा? तो इसका मतलब क्या है? रूट्स के पास एनर्जी नहीं जाएगी चीजों को आगे काम करने के लिए, तो दैट मींस वो स्टार्व हो जाएंगी एनर्जी से, जिसके कारण क्या होगा? प्लांट और या ट्री की डेथ होगी। तो आंसर नंबर डी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद मैंने पहले भी करवाया तुम्हें। इफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जहां पे 200 सेंटीमीटर से ऊपर की बारिश हो जाएगी, ठीक है, और अच्छा खासी बारिश होगी, अच्छा खासा माहौल होगा, हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन होंगी, ठीक है, हाई रेनफॉल वाली कंडीशन होगी, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब अगर यहां को खत्म कर दिया जाए, ये जल्दी नहीं बनेंगे एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट वो होते हैं जहां पे 100 to 200 सेंटीमीटर की बारिश, ठीक है, ऑल्टरनेट ड्राई एंड ड्राई सीजन होता है, जहां आप कह सकते हो वेट सीजन होते हैं, पत्ते शेड करते हैं आपके यहाँ पे, तो ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है कि अगर हमने वहां से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को काट दिया, अब यहाँ पे एक चीज देखो, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाली कंडीशन देखने को हमें मिलती है वहां पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे जब टेम्परेचर होगा भाई, ह्यूमिडिटी होगी, तो दैट मींस वहां की जो पानी है वो उड़ेगा, उड़ेगा तो सैलाइन कंडीशन में बनेगी। और अगर वहां पे रेनफॉल हुई जा रही है तो इसका मतलब जो उसके वो हैं, दैट इज न्यूट्रिएंट्स हैं, वो नीचे जाए जा रहे हैं, लीचिंग इफेक्ट होता चला जा रहा है, मिट्टी के अंदर ही चले जाते जा रहे हैं। तो अगर वो खड़े हैं, बस नेचुरल खड़े हैं, अगर हमने उसको काट दिया तो कभी ना वहां पे ट्री उगेंगे ना कभी कुछ होगा। तो ये सिचुएशन हो जाती है वहां पे। पॉइंट समझ में आया? तो इसका आंसर क्या बनेगा? द सॉइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन ए। क्यों न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होगा? मैंने बता दिया, लीचिंग इफेक्ट, सारे न्यूट्रिएंट्स नीचे चले जाएंगे। क्लियर हो गया तुम्हें? तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। हिमालयन रेंज जो होती है वो बहुत ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी है, मतलब यहां पे बहुत सारी पॉपुलेशन है, प्लांट्स की भी एनिमल्स की भी। पॉइंट समझ में आया? विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फिनोमिना? भाई क्यों है? अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे हिमालयस में बहुत ज्यादा जोग्राफिकल जोन मिलते हैं, बायो जोग्राफिकल जोन मिलते हैं। यहाँ पे हिमालयन है, डेजर्ट है, सेमी एरिड है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है, गंगा प्लेटू वाला पार्ट है, डेक्कन प्लेटू वाला हिस्सा है, इंडो गंजेटिक प्लेन्स, ये सारे एरियाज यहाँ पे आपके हिमालयन रीजन में मिलते हैं। इतने बायो जियोग्राफिकल रीजन होंगे तो ऑब्वियसली बात है स्पीशीज रिचनेस भी वहां पे देखने को आपको मिलेगी। तो ये क्या होगा? हाई रेनफॉल होती है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन है, एक्सोटिक और इन्वेजिव स्पीशीज का मतलब एलियन स्पीशीज होती हैं। यहां पे इन्वेजिव स्पीशीज नहीं है, इट हैज लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस, ये नहीं है यार। इसमें क्या बनेगा? बायोजियोग्राफिकल जोन बहुत ज्यादा है, जिसके कारण यहां पे स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा है। हम भी इंटरफेयर कर रहे हैं वहां पे, सब कुछ है वहां पे, इन्वेजिव स्पीशीज भी हैं। मैंने आपको बताया ना, जहां पे रेनफॉल होगा, जहां पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होंगे, वहां पे एंडेमिक मतलब उसी एरिया में वो स्पीशीज मिलेंगी, और वहां पे स्पीशीज तो अलग ही निकलती रहती हैं। पॉइंट समझ में आया? तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। चलिए
यहां पे एग्रीकल्चर सबसे पहली बार, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है वैसे तो, मेहरगढ़ याद कर लेना, बस इतना याद करना, मेहरगढ़ में एग्रीकल्चर सबसे पहले देखने को मिला था। और वीट और गेहूं और जौ, बार्ले, गेहूं और जौ, वीट और बार्ले, गेहूं और जौ, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेन क्रॉप होती थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेन क्रॉप। चलिए, ब्लैक सी के साथ कौन बाउंड्री शेयर नहीं करता? यहां पे ब्लैक सी के साथ कौन बाउंड्री शेयर नहीं करता, देखते हैं। ब्लैक सी है जी यहां पे, ब्लैक सी के यहां पे इधर है बुल्गारिया और इधर है रोमानिया, ठीक है, और इधर है यूक्रेन, और ब्लैक सी के इधर है रशिया, ठीक है, इधर है जॉर्जिया और नीचे है टर्की। हो गया, ये हो गए आपके सारे के सारे कंट्रीज। तो यहां पे देखते हैं, जॉर्जिया है, बुल्गारिया है, बेलारूस नहीं था, टर्की था। तो बेलारूस नहीं है आपका बाउंड्री शेयर करता। तो आंसर नंबर सी, कौन सा समझ में आया? आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर सी, बेलारूस। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है और यहां पे वन हॉर्न राइनो है, यहाँ वन हॉर्न राइनो के लिए बड़ा फेमस है। बाकी यहाँ पे मानस है, ठीक है, और ओरांग है, नामेरी है, दिब्रू साइकोवा है। सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट सन के पास मरकरी होता है, इसका कोई भी मून नहीं है, ध्यान रखना है। बाकी सारे मैंने तुम्हें बता दिए हैं, सारी चीजें, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, इतना याद रखना, जो सन के पास है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन्हें हम रॉकी प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं, इन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, टेरेस्ट्रियल, और इन्हें हम इनर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ओके, और इसके मार्स और जुपिटर के बीच में आती है आपकी एस्ट्रॉयड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह वाली बेल्ट, और इसके परे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे के सारे क्या हैं? आउटर प्लैनेट हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपके जोवियन प्लैनेट्स हैं, ये सारे के सारे आपके गैस जाइंट्स हैं, ये ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। हायर एल्बिडो पोटेंशियल देन द अदर थ्री। एल्बिडो का मतलब क्या होता है कि जैसे सन की किरणें आएंगी, टकराएंगी, वापस जाएंगी, तो जब भी सन की किरणें आपकी धरती में घुसती हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं, और जैसे ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं वो लॉन्ग वेवलेंथ की होती हैं। लेकिन जो सन की, जो धरती की लेयर है, सिर्फ मतलब पास कौन कर सकती है? शॉर्ट वेवलेंथ। इसीलिए ये जो लॉन्ग वेवलेंथ है वो यहां पे ही रह जाता है, यहां पे रह जाता है, और जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट शो होता है, ये बाहर नहीं जा पाती। पॉइंट समझ में आया? तो अब क्वेश्चन ये है कि एल्बिडो इफेक्ट कहां पे देखने को मिलेगा? जहां पे जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हैं उसकी रेशो देन द रिसीविंग वाली। तो भाई यहां पे पोटेंशियल किसका ज्यादा है? आइस कैप्स का, क्योंकि आपको याद होगा, आपको पता होना चाहिए, बर्फ वाली सिचुएशन में चले जाओ, ठीक है, और आपके ना वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, आइस नहीं, क्या कहते हैं उसको, बर्न, क्या कहते हैं, कोल्ड बर्न, कोल्ड बर्न जो भी है, ठीक है, ये फट जाएंगे, स्किन फट जाती है आपकी। तभी आप जो देखेंगे कि जब भी आप हिल स्टेशन वगैरह में जाते हैं, ठंडी एरियाज में जाते हैं, मॉइस्चराइजर वगैरह लगाना, ये तमाम भर चीजें, वो सब चीजें, क्योंकि आइस कैप्स में एल्बिडो इफेक्ट देखने को आपको मिलता है यहां पे। क्लियर हो गया तुम्हें? याद रखना ये आइस कैप, आइस कैप में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। अगर आपसे पूछा कि लेस पोटेंशियल किस में है, लेस पोटेंशियल किस चीज में है आपका एल्बिडो वाला, तो वो है ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल में लेस एल्बिडो इफेक्ट है, समझना, ये पेपर में आता है, ठीक है। चलिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ओके, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कौन काटती है? रिवर माही। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, और आपका मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। तो यहां पे देखो जी, ये आपके शहर हैं, पेपर में आ जाता है, तो ये शहर हैं जो बिल्कुल क्लोजेस्ट हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। तो देख लेना, अहमदाबाद इन गुजरात, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, शाहडोल इन मध्य प्रदेश, अंबिकापुर इन छत्तीसगढ़, रांची इन झारखंड, हुगली इन वेस्ट बंगाल, एंड बंसवाड़ा ऑन द सदर्न टिप ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पे जो जगह है
वो कौन सी है? दैट इज द भोपाल। भोपाल नजदीक है सबसे ज्यादा। आंसर नंबर बी। दिस इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? चलिए जी, अपने रेवाइन्स के लिए नदी घाटी अपनी घाटियों के लिए प्रसिद्ध है, वहां पे घाटियां बहुत है। ये कौन सा है? ये है आपकी चंबल। चंबल की पहाड़ियां, चंबल के मैदान कह सकते हो, ठीक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यहां के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है चंबल, क्योंकि यहां से फ्लो करती है ये। यहां पे गांधी सागर, यहां पे गांधी सागर, कोटा बैरेज, ये आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। गांधी सागर, कोटा बैरेज, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये सारे बैरेज, डैम्स देखने को मिलते हैं यहां पे आपको, ठीक है। याद करना, माही मैंने आपको डिस्कस कर दिया। लूनी एक ऐसी रिवर है जो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचती और रास्ते में खो जाती है, और ऐसी रिवर्स को हम क्या कहते हैं? एफिमरल रिवर के नाम से जानते हैं। तो आंसर नंबर बी, चंबल। चलिए जी, बाजरा, पर्ल मिलेट के लिए कौन सी चीज जानी जाती है? ये उन एरियाज में उगाई जाती है जहां पे हाई टेम्परेचर वाली सिचुएशन होगी, सूखे वाली, ड्रॉट वाली कंडीशन देखने को आपको मिलेगी, ठीक है ना। टेम्परेचर वाली कंडीशन, सूखे वाली कंडीशन, और जहां पे आपकी लो सॉइल फर्टिलिटी होगी, जहां पे आपकी उपजाऊता कम होगी, लो सॉइल फर्टिलिटी। तो अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे है जहां पे ये कंडीशन मैच करती होंगी? यहां पे सबसे ज्यादा कंडीशन मैच कहां पे करती है? राजस्थान में। आंसर नंबर बी, राजस्थान इज द करेक्ट वन। राजस्थान में ये चीजें मैच करती हैं। आंसर नंबर सी, ठीक है। ज्वार मेनली प्रोडक्शन है आपकी महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, राजस्थान में, ओके। ये सारे के मिलेट्स की मिलेट्स हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ओके। तो ये देख लेना यार, ये तुम्हें मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, देख लेना तुम लोग। जो आपका चंदका फॉरेस्ट है उड़ीसा का, वो कौन से एरियाज में बिलोंग करता है? अब उड़ीसा वाला पार्ट है तो दैट इज द ईस्टर्न घाट वाला पार्ट हो गया। ईस्टर्न घाट वाला पार्ट हो गया तो इसका मतलब वहां पे सारा साल तो बारिश होती नहीं है। बारिश होने का मतलब वो वहां पे बहुत ज्यादा मानसून तो नहीं है। जहां पे मानसून है वहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, रेन फॉरेस्ट होंगे, जो हमने डिस्कस किए थे। जहां पे एंडेमिक स्पीशीज होंगी, वेस्टर्न घाट वगैरह जो हॉटस्पॉट वाले एरिया हैं। तो उड़ीसा वाला एरिया जो है यहाँ पे पत्ते शेड करते हैं, सेमी ग्रीन, तो दैट मीन्स ट्रॉपिकल सेमी ग्रीन। ट्रॉपिकल एरिया तो है, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया का मतलब क्या है? वहां पे भाई साउथ इंडिया पूरा ट्रॉपिकल है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होगा? सेमी एवरग्रीन, मतलब ऐसा नहीं कि भाई होते ही रहेंगे बहुत ज्यादा, थोड़े बहुत थोड़े बहुत थोड़े बहुत। लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है यहां? ये है जी तहरी डैम, भागीरथी रिवर के ऊपर उत्तराखंड में। और नाथुपा झागरी किस पे है? सतलज रिवर के ऊपर। कोयना रिवर के ऊपर। श्रीशैलम और नागार्जुना सागर डैम आंध्र प्रदेश में। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? 4, तहरी इज द करेक्ट वन, तहरी। इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सॉइल के साथ संबंधित हैं? जी, इनमें अगर मैं बात करूं, जो इडेफिक फैक्टर है, दिस इज द एबायोटिक फैक्टर, यानी कि नॉन लिविंग चीजें हैं यहां पे। और ये क्या होता है? फिजिकल और केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में बात करता है। फिजिकल और केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉइल के बारे में बात करता है इडेफिक फैक्टर, और जो बताता है हमें सॉइल के बारे में। तो इडेफिक फैक्टर इज द मेन पार्ट। और सॉइल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? पीडोलॉजी। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ओके। अब सॉइल की बहुत सारी लेयर्स हैं,
जैसे हम मिट्टी को नीचे देखें तो पहले हमें ऊपर देखने को मिलता है ओ होराइजन, जहां पे आपकी मिट्टी थोड़ी सी लूज होती है, थोड़ी सी ऑर्गेनिक भी होती है, फिर जैसे ही उसकी ऊपर वाली परत को हटाते हैं तो हमें ए होराइजन देखने को मिलता है। यहां पे ए होराइजन का मतलब क्या है, जहां पे मिनरल्स भी होंगे, ह्यूमस भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर ऊपर वाली लेयर को थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहां पे होगा नीचे वाला हिस्सा, जोन ऑफ लीचिंग, एलुविएशन के नाम से भी जानते हैं। यहां पे लीचिंग इफेक्ट देखने को आपको मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। लीचिंग इफेक्ट का मतलब तुम्हें समझ आया, जो आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं यहां से नीचे जा रहे होते हैं। अब उसके बाद नीचे आता है बी होराइजन। बी होराइजन में यहां पे क्या होता है, जो एक्यूमुलेशन हो जाती है जैसे क्ले की, आयरन की, एल्यूमिनियम की, ये सारी चीजें यहां पे आके जम जाती हैं। और उसके बाद आता है सी होराइजन। यहां पे क्या है, आपका थोड़ा बहुत जो मटेरियल होता है वो थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, और नीचे बिल्कुल जाके जो है यहां पे कोई भी पेरेंट मटेरियल देखने को हमें नहीं मिलता आर होराइजन में। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉइल। तो आपको ये याद करना है ओ ए ई बी सी आर, ये होराइजन देखने को मिलते हैं। जो आपका ई होराइजन है वो एलुविएशन वाला पार्ट होता है, उसके ऊपर ए वाला पार्ट है जहां पे मिक्स्ड सारा चीजें देखने को मिलेंगी, सॉइल देखने को मिलेगी, ह्यूमस देखने को मिलेगा। लेकिन बी वाला जो पार्ट है जहां पे आपको एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगी इन सब चीजों की, याद करना है चीजें। दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पे है, सो वेयर इज इट लोकेटेड, कर्नाटका। कर्नाटका में नागरहोल नेशनल पार्क, ठीक है, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, ठीक है, याद करना है ये चीजें। बांदीपुर, भद्रा, ऑल दीज आर द नेशनल पार्क्स इन द कर्नाटका वाला हिस्सा। आंसर नंबर डी। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम बताइए जी वर्ल्ड का कौन सा है यहां पे, ये तो सबको पता है, अभी बात करी थी कंक्रीट वाला ग्रेविटी डैम, बाखड़ा नंगल, सतलज रिवर हिमाचल प्रदेश, नागार्जुना सागर कृष्णा रिवर एंड दैट इज ऑन इन द आंध्र प्रदेश, हीराकुड उड़ीसा में एंड दैट इज ऑन द, हीराकुड किस पे है, दैट इज महानदी के ऊपर, कोसी दैट इज द सौरा ऑफ बिहार। ओके, तो आंसर नंबर ए ऑप्शन बाखड़ा नंगल। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहां पे आपकी ओरिजिनेट होती हैं, तो ये जो होती हैं मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होती हैं, टर्की वाले हिस्से से, जहां से हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं और प्रॉपर तरीके से ये कैस्पियन सी, ईरान, अफगानिस्तान को क्रॉस करके इंडिया में घुसती हैं और यहाँ पे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में बारिश करती हैं और वो करती हैं विंटर रेनफॉल, ठीक है, जो हमें रबी क्रॉप्स के लिए, राबी क्रॉप्स के लिए अच्छी होती हैं, गेहूं वगैरह, ठीक है, और ये आपका बारले वगैरह, ओके, इन सब चीजों के लिए। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, मेडिटेरेनियन सी इज द करेक्ट आंसर। मेडिटेरेनियन सी और रेड सी कनेक्टेड हैं आपस में मैन मेड कैनाल से, जिसे हम क्या कहते हैं, सुइज कैनाल। पॉइंट समझ में आया, तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर 1। अब इक्विनॉक्स कंडीशन है, यह भी हमने डिस्कस करी थी, मैं सिर्फ इसका आंसर टिक करूंगा। 21 मार्च दैट इज 21 मार्च को क्या होता है जी हमारा वर्नल, ये हमने आज लेक्चर में 2-3 बार डिस्कस कर दिया, वर्नल एंड स्प्रिंग, एंड 23rd इज द आपका ऑटम ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था आज ही। ओजोन के बारे में आपको बताना है, इनमें से कथन कौन सा सही नहीं है। ओजोन जो है 15 से 55 किलोमीटर में देखने को मिलती है, सही है। ओजोन जो गैसियस केमिकल रिएक्शन से बनती है, ये भी सही है, क्योंकि ऑक्सीजन और ओजोन वाला पार्ट यानी कि ओजोन ऐसे बनता है आपका, ये भी सही है यार, ठीक है, बैड ओजोन वाला हिस्सा बनता है। 16 नवंबर जो होता है, नहीं 16 सितंबर होता है, 16 ऑफ सितंबर, तो ये गलत है। तो यहां पे ओजोन लेयर जो है ऑक्सीजन की 3 ऑक्सीजन एटम से बनती है, ये भी सही है, ठीक है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, सी ऑप्शन बनेगा। और तुम्हें मैंने बताया था ओजोन डॉप्सन यूनिट इज जिसके लिए मेजर किया जाता है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था 1987 में, जिसमें हमने ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की बात करी थी। और मैंने तुम्हें एक चीज बताई हुई है कि ओजोन जो है वो दो चीजें हैं, एक तो बैड ओजोन है और एक आपकी गुड ओजोन है। ये गुड ओजोन कहां पे है, स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में, जो यूवी रे से हमें बचाती है। लेकिन बैड ओजोन कहां पे बनती है, ट्रोपोस्फीयर में। यहां पे क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर मैंने आपको बताया था अभी कि जो हमारी धरती से ऊपर जो हम देखते हैं वो ट्रोपोस्फीयर है। धरती से नीचे से जो भी पोल्यूशन वगैरह जा रहा है, कुछ भी जा रहा है ऊपर, ठीक है, वो यहाँ पे आके जम जाता है।
जम जाता है तो ऑब्वियसली बात है यहां से कोई चीज रिफ्लेक्ट होगी, ये बाहर नहीं जाएगी, सन लेयर से बाहर नहीं जाएगी। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे हीटिंग इफेक्ट आता रहता है, केमिकल जुड़ते रहते हैं और यहां पे बैड ओजोन का पार्ट बन जाता है, यानी कि नुकसानदायक होती है ये बैड ओजोन, ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह ये सब चीजें, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ट्रोपोस्फियर में ही हमें क्लाउड, रेनफॉल ये सिचुएशन देखने को मिलती है। जब रेनफॉल इनके साथ मिलती है, इन केमिकल के साथ मिलती है, धरती के ऊपर एसिड रेन की फॉर्म में आ जाती है, एसिड रेन की फॉर्म में। और ये एसिड रेन क्या है, दैट इज आपका SO2 प्लस NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये याद रखने वाला पार्ट है। ऑयल, या देखो ऑयल स्पिल्स होते रहते हैं, ये पुराना क्वेश्चन है, बस इसको टिक करेंगे हम, ये पुराना क्वेश्चन है आपका, मॉरिशस में देखने को आपको मिला था, वहां पे स्टेट इमरजेंसी लगाई थी, बस ये याद रखना, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताइए। इसका जो नदन पार्ट है वो एरिड और सेमी एरिड है, मतलब या तो ये बात कर रहा है राजस्थान की, ये बात कर रहा है गुजरात की। ये सेंट्रल पार्ट प्रोडक्शन कर रहा है कॉटन की, कॉटन की प्रोडक्शन तो भाई सिर्फ गुजरात में ही होती है। तीसरा, यहां पे कैश क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं, चलिए जी, जो आपको पैसे देती हैं, ठीक है ना। तो ये सीधी पता लगी हमें चीजें किसकी हैं, गुजरात वाला हिस्सा। क्योंकि अगर याद करो तुमने, अभी हमने डिस्कस किया था जो है वाइल्ड एज वाली बात करी थी, वाइल्ड एज में भी हमने ये डिस्कस किया था कि वो सलाइन वाला एरिया है, ड्राई एरिया है, हीटिंग इफेक्ट वहां पे बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब एरिड और सेमी एरिया तो वहां पे है, और कॉटन, यहां दोनों से ही हमें पता लग जाता कि ये गुजरात के हिस्से के बारे में बात कर रहा है। और गुजरात में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है गुजरात की, और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश की। यहां पे खरीफ क्रॉप की आपको बतानी है, पॉइंट्स आपके कौन से सही हैं। जो राइस कल्टीवेशन के अंदर एरिया उसका हाईएस्ट है, बिल्कुल, क्योंकि खरीफ क्रॉप जो होती है मॉनसून क्रॉप है, मॉनसून की, ठीक है, रेनफॉल वाली आपकी क्रॉप्स है। ओके, ये जब अब चल रहा है जो सीजन, ये खरीफ क्रॉप्स का है, जिसमें आपकी राइस हो गई, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया, ये सब चीजें देखने को आपको मिलती हैं। तो खरीफ क्रॉप का तो पार्ट हाईएस्ट है यहां पे, ये सही है। दूसरा पॉइंट है, जो ज्वार के अंदर एरिया है वो ऑयल सीड से ज्यादा है, नहीं। कॉटन कल्टीवेशन का एरिया ज्यादा है शुगर केन से, ये भी सही है। शुगर केन का जो एरिया वो लगातार घटता चला जा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि घटता चला जा रहा है, तो पहला और तीसरा बनेगा। और शुगर केन सबसे ज्यादा आपको पता है यूपी में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है, पंजाब में, इन एरियाज में सबसे ज्यादा होती है आपकी। पॉइंट समझ में आया। तो इसका जो आंसर बनेगा वो पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही बनेगा, क्योंकि ये आपका जो डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का डेटा है, उसी से ये क्वेश्चन निकाला गया है, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, 1 और 3 इज द करेक्ट वन। खरीफ क्रॉप मैंने तुम्हें बता ही दिया, जैसे जवार, ये आपको वो भी दे दूंगा, मैंने तुम्हें कहा था पीडीएफ, उसमें भी देखने को मिल जाएगा आपको ये सारे। ज्वार है, बाजरा है, राइस है, ठीक है, कॉटन है, पल्सेस हैं, और जो है ग्राउंडनट है, शुगर केन है, सोयाबीन है, तो ये खरीफ है। और रबी क्रॉप्स जो ठंड में होती हैं, जैसे बार्ले हो गया, जौ, और वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है, और आपका लिनसीड हो गया, पी हो गया, ग्राम हो गया, चना वगैरह, और जायद जो आपके इन बिटवीन द सीजन वेजिटेबल्स वगैरह, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, कुकुम्बर, वाटरमेलन, फॉडर क्रॉप्स, ये सब चीजें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। वाटर पॉपुलेशन डे, जी सॉरी, वाटर पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था 1989 में, ठीक है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो ऑब्जर्व किया जाता है ये 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, आंसर नंबर 1, ठीक है। 8 मई, 8 मई नहीं, 8 मार्च को, मार्च की बात करूं तो लिटर आपका ये विमेन्स डे होता है, ठीक है ना, विमेन्स डे होता है 8 मार्च। 5 जून इज द इन्वायरमेंट डे। 8 मार्च को क्या होता है, 8 मार्च को लिटरेसी ना, लिटरेसी डे कब होता है, लिटरेसी डे होता है 8 सितंबर को, 8 मार्च इज अ विमेन डे जी। समझ में आया।
चलिए जी, इन माउंटेन पासिस को नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में लगाइए। 16 सितंबर होता है, अक्टूबर नहीं होता। 16 सितंबर इज ओजोन डे, नॉट अक्टूबर। इन घाट्स को नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में लगाना है, आपको बताना है कि क्या बनेगा। दिखाते हैं तुम्हें। ये है जी थाल घाट, सबसे नॉर्थ में, बिटवीन द नासिक एंड द मुंबई, नासिक एंड द मुंबई, यहां पे। फिर उसके बाद भोर घाट, दैट इज इन द पुणे एंड मुंबई। फिर उसके बाद सहाद्री वाली रेंज आ जाती है, ये वाली, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नीलगिरी हिल्स, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला वाला हिस्सा। फिर उसके बाद पाल घाट, यहां पे पाल घाट, दैट इज इन द कोयम्बटूर एंड कोची के बीच में, तमिलनाडु एंड केरला के बीच में, ठीक है। तो ये देखने को आपको मिलता है, ये वाला हिस्सा। अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि इनमें एरियाज बताइए कि कौन सा बनेगा। सबसे ऊपर कौन सा था, देखो सबसे ऊपर है थाल घाट, देन बोर घाट, और सबसे लास्ट में पाल घाट। थाल, भोर एंड पाल घाट, यहां पे है थाल थाल थाल, ठीक है। बोर घाट यहां पे है, बोर घाट बोर घाट। फिर उसके बाद पाल घाट लास्ट में। यहां पे इंपॉर्टेंट है चोरला घाट कहां पे है। चोरला घाट कहां पे है, चोरला घाट जो है ये गोवा कर्नाटका वाला हिस्सा जो है आपका, गोवा कर्नाटका और महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है आपका, तो दैट एरिया इज कॉल्ड आपका चोरला घाट, ये वाला। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनने वाला है यहां पे, तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी, थाल घाट, भोर घाट, चोरला घाट एंड देन पाल घाट। समझ में आया, तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, इन डेज को करेक्ट कीजिए जी, जी मिसमैच कौन से हैं यहां पे, मिसमैच वाले कौन से हैं यहां पे। और यहां पे अगर मैं बात करूं बायोडाइवर्सिटी डे, जो बायोडाइवर्सिटी डे होता है वो कब होता है, ये होता है 22 मई को। ये मिसमैच है, ठीक है। इन्वायरमेंट डे सही है, ओजोन डे सही है, अर्थ डे सही है, वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, बताओ जी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे क्या है, सही है। क्यों, 3 मार्च। तो 1 एंड 5 आर इनकरेक्ट, मिसमैच है 1 एंड 5, 1 एंड 5। बुंदेलखंड वाला एरिया जो है वो किस रेंज में आता है आपका, बुंदेलखंड वाला एरिया, बुंदेलखंड, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट आपका पूरा का पूरा वो बता दिया जी। बुंदेलखंड वाला हिस्सा ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में देखने को आपको मिलता है। सो हेयर इज द उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश वाला एरिया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाले एरिया में देखने को मिलता है ये वाला हिस्सा। ये आपको बताया था मैंने कि वेस्टर्न आपकी वेस्टर्ली जो होती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में ये स्ट्रांग होती हैं, परसिस्टेंट होती हैं। क्यों, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, समुद्र, पानी, लैंड तो है ही नहीं, लैंड तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, सदर्न हेमिस्फीयर हैज लेस लैंड मास एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सही है। कोरिलियस फोर्स इज हाईएस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जो होती है आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में हाईएस्ट होती है एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये गलत है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताइए जी कौन सी सही है। तो अकेली 1 ऑप्शन आपका करेक्ट है, अकेला 1 ऑप्शन। पॉइंट समझ में आया, समझ में आया। अब क्वेश्चन ये है व्हाट इज दिस कोरिलियस फोर्स, जो एक फोर्स है जो किसी भी विंड्स को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा देती है। एक स्यूडो फोर्स है ये, ठीक है ना, एक छुपी हुई फोर्स है। अब एक चीज मैं बता दूं, जो कोरिलियस फोर्स है, कोरिलियस फोर्स ये आपकी हाईएस्ट कहां पे है, पोल्स में। ये कोरिलियस फोर्स जो है हाईएस्ट कहां पे है आपकी, दैट इज इन द पोल्स, दैट इज एट द पोल्स। जैसे जैसे हम नीचे आते रहेंगे और यहां से हम ऊपर आते रहेंगे, कोरिलियस फोर्स आपकी कम होती चली जाएगी। ये ध्यान रखना, पेपर में ऑप्शन कैसे डाला है कि उसने अगर पूछा सदर्न हेमिस्फीयर में कोरिलियस फोर्स जब हम जाएंगे साउथ से नॉर्थ में या नॉर्थ से साउथ में, ऑप्शन घुमा लेगा वहां पे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर से नीचे आएंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में नीचे से ऊपर आएंगे, क्योंकि पोलर एरियाज में सबसे हाईएस्ट होती है और सबसे लोएस्ट कहां पे होती है,
इक्वेटर पे। सबसे लोएस्ट कहां पे होती है? इक्वेटर पे। जीरो कह दो, यहां पे लोएस्ट का मतलब यहां पे जीरो से है, जीरो होती है इक्वेटर पे। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? तो इसका आंसर क्या बनेगा जी आपका? वन ऑप्शन। Between the India and the East Asia, the navigation time and distance can be greatly reduced by which of the following? कैसे रिड्यूस हो सकता है आपका? इंडिया और इंडिया इधर आ गया जी, और दूसरा आपका कहां है? ईस्ट एशिया। ये पूरा ईस्ट एशिया का पार्ट है इधर। तो यहां पे आपका जो स्टेट ऑफ मलक्का है, जो थाईलैंड और इंडोनेशिया के बीच में आता है आपका, तो यहां पे आपका मलक्का स्टेट, तो ये आपका डिस्टेंस कम कर रहा है। और इसके अलावा एक आर्टिफिशियल कनाल बनाई गई है जो इसको कम कर रही है, डिस्टेंस को कम कर रही है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है जी? डीपनिंग द मलक्का स्ट्रेट बिटवीन द मलेशिया एंड इंडोनेशिया। ये बिल्कुल सही है, जिससे हमारा डिस्टेंस कम हो जाएगा। और नया चैनल ओपन करना पड़ेगा, जो किया है करा इस्थमस, जो गल्फ ऑफ सियाम और अंडमान सी के बीच में, ये भी सही है। और एक करा इस्थमस जो है माले पेनिसुला का हिस्सा है, माले पेनिसुला का हिस्सा है आपका। पॉइंट समझ में आया? तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, आंसर नंबर सी बनेगा करेक्ट आंसर। एक सेकंड और, एक सेकंड रुको। यहां पे जो डीपनिंग वर्ड है ना, ये गलत है। डीपनिंग कुछ नहीं करना पड़ेगा, डीपनिंग नहीं, डीपनिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया और साउथ चाइना सी की अगर हम बात करें, इंडिया और साउथ चाइना सी की बात करें, तो उसके लिए मलक्का स्टेट है आपका। दिखाता हूं तुम्हें, बे ऑफ बंगाल, ये है आपका मलक्का, ये है स्टेट मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का, और ये पहुंच रहा है इधर, ठीक है। लेकिन करा कैनाल जो है वो इधर और ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में कनेक्ट कर रही है। पॉइंट समझ में आया? ध्यान रखना है, मैं रिपीट कर रहा हूं तुम्हें। डीपनिंग द मलक्का स्टेट बिटवीन द मलेशिया एंड इंडोनेशिया, ये पॉइंट सही है यार कि मलेशिया और इंडोनेशिया में है, ठीक है। ये पॉइंट सही है कि इंडोनेशिया और मलेशिया में आपका देखने को मिलता है, दैट इज द मलक्का स्टेट। बट वो इंडिया और आपका साउथ चाइना सी के साथ जो भी हम ट्रेड वगैरह करते हैं वो सही है, ठीक है। दूसरा बात ये है कि नया चैनल खोला गया है करा इस्थमस, जो गल्फ ऑफ सियाम और अंडमान सी के बीच में है, ये बिल्कुल सही है, जो हमारे ईस्ट एशिया के साथ हमारा चीजें कम करवाएगा। चलिए जी, ह्यूमन एक्टिविटी रिसेंट पास्ट में बढ़ चुकी है, जो कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में लेके आ रही है, बट लॉट ऑफ इट डजंट रिमेन इन द लोअर एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? इट escape into the आउटर स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। कि अगर हमने इंक्रीज कर दी, बट हाँ ये बिल्कुल यार स्केप नहीं, बिकॉज ऑफ, रिपीट कर रहे हैं, human activity in the recent past increased the concentration of carbon dioxide in the atmosphere, but it doesn't remain in the lower atmosphere because of it escape into the outer stratosphere. The photosynthesis by photoplankton in the ocean increase कर गई है। The trapping of air in the solar ice caps, कि एयर जो ट्रैप कर रही है सोलर आइस कैप। देखो एक चीज देखो, अगर ये ट्रैप कर जाती, ये हो ही नहीं सकता, ओशन पिघल, ग्लेशियर पिघल जाते, तो ये तो होगा नहीं, ग्लेशियर पिघल जाते। इट escape into the outer stratosphere, स्ट्रेटोस्फियर में जा नहीं रही है, बाहर आगे कह सकते हो इन समहाउ, लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है? लोट ऑफ इट डजंट रिमेन इन द लोअर एटमॉस्फेयर। लोअर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, जो पानी के ऊपर प्लांट्स रह रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते चले जा रहे हैं, जिसके कारण आपकी कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होती चली जा रही है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए, ताकि वो ग्लूकोज बनाएगा, अपना खाना बनाएगा। तो ये तो बनेगा, ये तो बनेगा आपका पॉइंट, ठीक है। इट escape into the outer stratosphere, this is not possible, कि वो escape कर गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी चीजें ट्रेवल होती हैं वो बाहर नहीं जाती, वो बाहर नहीं जाती, लॉन्ग वेवलेंथ की होती हैं, पहली बात। दूसरी बात यहां पे ये है, वो हमने सन की रेस की बात करी थी। दूसरी हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड, सीधी सी बात है, जब ग्रीन हाउस इफेक्ट शो हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है लोअर एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर जाती है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब ही क्या हुआ, ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करते हैं। जब मैंने आपसे बात करी थी कि जो सन की लेयर जब आएंगी वो लो वेवलेंथ की होंगी, शॉर्ट वेवलेंथ की होंगी, जैसे ही वो टकरा के वापस जाएंगी एल्बिडो इफेक्ट शो करने वाली होंगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएंगी, वो लॉन्ग वेवलेंथ की हो जाती हैं, जिसके कारण वो ट्रेवल नहीं कर पाती और धरती के अंदर ही रह जाती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी तो स्केप नहीं करेगी ना, स्केप नहीं करेगी तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा आपका, ये सारी सिचुएशन बनेगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, अकेला सेकंड, अकेला सेकंड। चलिए जी, in the context of ecosystem productivity, marine upwelling zone are important as they increase the marine productivity by bringing the, देखो मरीन प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, पानी ऊपर नीचे होता चला जा रहा है, डीकंपोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, ऐसा कोई रूल नहीं है यार, ठीक है ना, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं, डीकंपोजर्स बढ़ रहे हैं ना, न्यूट्रिएंट सरफेस पे आ रहे हैं, ये भी सही है, बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, सरफेस के ऊपर आप बढ़ा रहे हो ना, तो नीचे से ऊपर आएंगे ना, डीकंपोजर थोड़ा बढ़ेंगे, तो ये सही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन, दैट मींस सी ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड, कि न्यूट्रिएंट्स जो धरती के नीचे हैं, मतलब पानी पे नीचे हैं, वो बाहर आ रहे हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो बना रहे हैं या काम कर रहे हैं वो भी धरती के ऊपर आ रहे हैं, जिसके कारण मरीन प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। बट डीकंपोजर्स का लेना देना कुछ नहीं, क्योंकि डीकंपोजर्स क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो मरे हुए जानवर हैं उनको खा रहे हैं, उससे प्रोडक्टिविटी थोड़ा बढ़ रही है। पॉइंट समझ में आया, तो आंसर नंबर सी, सेकंड एंड थर्ड। आइनोस्फीयर लेयर है, यहां पे रेडियो कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है, ऐसा क्यों होता है, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कोजेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स टू द अर्थ, गलत, वेवलेंथ है इसकी, रेडियो वेव्स है वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, गलत, शॉर्ट वेवलेंथ है इसकी, वेवलेंथ के कारण वो ट्रेवल करती हैं, ना कि ओजोन के कारण। दूसरा क्या कह रहा है, लॉन्ग वेवलेंथ है, नहीं शॉर्ट है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसका मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं बनेगा इसमें। पॉइंट समझ में आया, नीदर वन नॉट टू। समझ में आया तुम्हें, अफ्रीकन और यूरेशियन डेजर्ट अगर बन रहे हैं, इसका रीजन क्या है। पहली बात तो अफ्रीकन और यूरेशियन डेजर्ट जो हैं, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में देखने को आपको मिलते हैं, जो हमने डिस्कस किया था अभी, जहां पे वेस्टलीज, जहां पे आपके 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से नीचे की तरफ, तो दैट मींस सब ट्रॉपिकल जो एरिया होगा वो 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वाला एरिया देखने को आपको मिल रहा है। तो नाउ द क्वेश्चन इज, यहां पे अफ्रीकन और यूरेशियन डेजर्ट बन रहे हैं, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स में हमें देखने को मिल रहे हैं, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करंट, यहां का कोई रोल नहीं है कि वार्म ओशन करंट में है ना, ऐसा कोई रोल नहीं है। और वैसे भी डेजर्ट अगर बनते हैं ना, अगर डेजर्ट बनते हैं वो कोल्ड ओशन करंट के कारण बनते हैं, ना कि वार्म ओशन करंट के कारण। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। वार्म ओशन करंट के कारण नहीं बनते, कोल्ड ओशन करंट के कारण बनते हैं, ये ध्यान रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, समझ में आया। चलिए, जेट एयरक्राफ्ट जो मूव कर रहे हैं आपके लोअर स्ट्रेटोस्फियर में, ये क्यों होता है,
क्योंकि वहां पे कोई क्लाउड्स नहीं होते। बिल्कुल सही है यार, तभी तो जेट प्लेन्स चल रहे हैं, क्योंकि क्लाउड्स वाटर वेपर ट्रोपोस्फियर में हो जाते हैं। यहाँ पे कोई वर्टिकल विंड्स नहीं है लोअर स्ट्रेटोस्फियर में, ये भी बिल्कुल सही है, हवा साफ, सब कुछ साफ, ऑब्वियसली बात है, तभी आपका जो वहां पे जो जेट प्लेन्स है वो मूव कर पा रहे हैं। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर सी। इसी तरीके के क्वेश्चन हम पीसीएस वाले बैच में करते हैं। जो पीसीएस वाला बैच है उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस करवाता हूं मैं, दिमाग वाले, एनालिटिकल। सिर्फ ये नहीं मतलब क्वेश्चन देखा, स्टैटिक पॉइंट टिक किया और निकले ना, दिमाग वाले क्वेश्चन। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, यहां पे क्या बनेगा आपका, बायोडायवर्सिटी जो है वो ज्यादा होगी लोअर लैटिट्यूड्स में एज कंपेयर टू द हायर लैटिट्यूड्स। ये तो सही है, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बताया था कि अगर याद होगा तुम्हें, जहां पे इक्वेटर है 0 डिग्री, मैंने तुम्हें क्या बोला था, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल का फिनोमिना होता है, तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। और ऊपर जाएंगे पोलर लैटिट्यूड्स। अगर आप याद करो, अभी हमने डिस्कस किया था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट वाला इलाका, वहां पे हाई रेनफॉल है, टेम्परेचर कंडीशन है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, एंडेमिक स्पीशीज है, बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ऑब्वियसली बात है, जो लोअर एरिया होगा जहां पे टेम्परेचर रेनफॉल ज्यादा होगा वहां पे बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी। जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे भाई बारिश कम होती चली जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायोडायवर्सिटी लोअर लैटिट्यूड्स में ज्यादा देखने को हमें मिलेगी। दूसरा है माउंटेन्स, तो तुम्हें पता ही है, माउंटेन्स तुम गए भी होगे, देखी तो होंगी, ठीक है ना। माउंटेन ग्रेडियंट के ऊपर बायोडायवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर एल्टीट्यूड एज कंपेयर टू द हायर एल्टीट्यूड। मतलब नीचे अगर हम देखें, जैसे लेट्स सपोज आप थोड़ा सा हिल स्टेशन की तरफ चले गए, ठीक है, तो आपको बायोडायवर्सिटी ज्यादा दिखने लगेगी लोअर एल्टीट्यूड एज कंपेयर टू द हायर एल्टीट्यूड्स। पहले मैं आपको क्लियर करूं, लोअर एल्टीट्यूड के ऊपर कुछ टाइम तक आपको देखने को मिलेगी ज्यादा, लेकिन जैसे 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 आप ऊपर चलते चले जाओगे वहां पे कम होती चली जाएगी आपकी। तो मतलब लोअर ग्रेटर इन द लोअर एल्टीट्यूड एज कंपेयर टू द हायर एल्टीट्यूड। जी, तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही है आपका, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यानी कि लोअर एल्टीट्यूड्स के ऊपर जो है बायोडायवर्सिटी, आपने देखा होगा ना, आप सीधी सी बात है, पहाड़ के ऊपर खड़े होकर देख लो, जैसे आप पहाड़ के ऊपर खड़े होकर देखोगे ना, तो आपको सराउंडिंग में क्या दिखेंगे, बहुत सारी हरियाली दिखेगी, बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे थोड़ा सा ऊपर आप देखोगे ना, बायोडायवर्सिटी खत्म, क्योंकि एटमॉस्फेयर दिखने लग जाएगा, जहां आपको उस लेवल की चीजें नहीं दिखेंगी। जहां आप हिल स्टेशन से नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको जो बायोडायवर्सिटी है ना वो आपको ज्यादा दिखेगी, हरियाली ज्यादा नीचे दिखेगी, तो आपको लगेगा कि मैं जहां पे खड़ा हूं वहां पे हरियाली ही नहीं है। पॉइंट समझ में आया? तो इसका मतलब क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।